Hello everyone. Covering current affairs is a very big challenge for all the competitive exams. करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसको जितना ज्यादा कवर करने की कोशिश करें वो कम ही लगता है. इट ऑलवेज सीम्स कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा. सो इन द मंथली करंट अफेयर एडिटोरियल एनालिसिस वीडियोस व्हाट वी ट्राई टू डू इज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले न्यूज़पेपर्स हैं इनके सभी एडिटोरियल्स को और इनमें आए सबसे इंपॉर्टेंट मंथली इश्यूज को डिटेल में बैकग्राउंड के साथ कुछ बेसिक रिसर्च के साथ कवर करते हैं. आफ्टर यू कवर दीज टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स हमने इन वीडियोस में कवर कर लेने हैं, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू राइट अमेजिंग आंसर्स ऑन दीज इश्यूज. एंड एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आपको काफी इजी लगेंगे क्योंकि हम इन टॉपिक्स के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा. सो इन दिस अप्रैल मंथली करंट अफेयर वीडियोस हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो बाय सीइंग द कंटेंट्स ऑफ दीज वीडियोस. सो द फर्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफी सालों से न्यूज में है, काफी डेकेड से न्यूज में है, काफी डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने इस पे काम करने की कोशिश की. एनवायरमेंटलिस्ट के कुछ कंसर्न्स हैं. सो क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? इट इज द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट. इंडिया की डिफरेंट रिवर्स को कैनाल्स बना के लिंक कर देने के लिए ये प्रोजेक्ट है. इससे क्या होगा? सरप्लस पानी, जिन नदियों में पानी ज्यादा है उन नदियों को कनेक्ट कर दिया जाएगा जिन नदियों में पानी कम है. सो इसके क्या फायदे हैं, क्या कंसर्न्स रहेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. अप्रैल मंथ में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे. कुछ सिक्योरिटी पर्सोनल मारे गए एंड इस वजह से इस इशू के बारे में दोबारा से कुछ डिस्कशन हुई. तो कहां पे ये प्रॉब्लम है नक्सलिज्म की, नक्सलवाद की, ये प्रॉब्लम कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में बची रह गई है और क्या प्रोग्रेस है इंडिया की. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या स्कीम्स, क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च करती हैं टू कर्ब दिस प्रॉब्लम. वी विल डिस्कस अ फ्यू ऑफ दीज थिंग्स. देन अर्मीनियन जेनोसाइड. अमेरिका ने अर्मीनिया में हुए जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज कर लिया है एंड टर्की इज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट. हम अक्सर सुनते हैं ज्यूइश जेनोसाइड के बारे में जो नाजी पार्टी ने जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था. हम उसके बारे में ज्यादा पॉपुलरली सुनते हैं बट देयर आर मेनी अदर जेनोसाइड्स एज वेल जो हिस्ट्री में हुए हैं और अब कंट्रीज उनको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर रही हैं. अमेरिका ने अर्मेनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया, अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल करंट अफेयर. सो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. देन देयर वाज सम डिस्कशन ऑन द इंडियाज साउथ एशियन अपॉर्चुनिटी. इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. सो इंडिया की जो साउथ एशिया में अपॉर्चुनिटी है, इंडिया कैसे साउथ एशियन कंट्रीज के लिए एक लीडर बन सकता है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन थी न्यूज़पेपर्स में. सो हम इसको डिस्कस करेंगे बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस की आंसर राइटिंग के लिए दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द मेंटेनिंग द इन्फ्लेशन रेट एट 4%. आरबीआई का एक टारगेट है कि उनको इन्फ्लेशन जो है वो 4% के आसपास रखनी है, प्लस माइनस 2%. वी विल डिस्कस दिस. अब एक रिव्यू हुआ था आरबीआई का, लेकिन अब फिर से उस टारगेट को 4% ही रखा गया है. देयर हैज बीन नो चेंज. आम आदमी पे क्या असर होगा, इकोनॉमी पे क्या असर होगा और कैसे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जैसे चलाती है वैसे चला पाएगी, ग्रोथ पे क्या असर होगा, ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवर्सिंग ऑफ बैन ऑन द H1B वीजा. बहुत सारे इंडियंस अमेरिका जाते हैं तो ये वीजा है H1B वीजा जो उनको मदद करता है अमेरिका ले जाने में. खासकर टेक्निकल जॉब्स, जो टेक्निकल सेक्टर में व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं इंडियंस अमेरिका जाके, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है. और इंडियन डायस्पोरा, दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द यूपीएससी सिलेबस. सो दैट इज व्हाई वी आर मेंशनिंग दिस करंट अफेयर एज वेल इन दिस मंथ. देन चाइना ने अपनी एक गवर्नमेंट की डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, द चाइनीज डिजिटल युआन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. कैसे चाइना उन देशों में से है जो अभी ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि कैसे सरकार की अपनी एक डिजिटल करेंसी हो. सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या कोशिश है उनकी, कैसे इकोनॉमी उनके हाथ से निकल सकती है अगर डिजिटल करेंसीज बहुत बड़ी हो जाएं जो सरकारी डिजिटल करेंसीज नहीं है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ दीज एस्पेक्ट्स. देन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया आए थे, इंडिया के बाद वो पाकिस्तान गए थे. इंडिया और रशिया के रिलेशंस में क्या कुछ कंसर्न्स हैं, क्या बातचीत हुई, क्या प्रोग्रेस हुई रिलेशंस के अंदर, इसमें अमेरिका का क्या एंगल है, इसमें चाइना और पाकिस्तान का क्या एंगल है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. हमारा ट्रेडिशनल वेरी गुड फ्रेंड अलाय रशिया, इसके बारे में. देन अमेंडमेंट्स टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट.
ये एक पुराना एक्ट है जिससे प्रेगनेंसी कैसे टर्मिनेट की जाएगी ये डिसाइड सरकार करती है। यह सरकार इस एक्ट में बताया करती थी कि कौन डिसाइड कर सकता है कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है या नहीं। इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं एंड सोसाइटी के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम पीपल पॉइंटेड आउट दैट वुमेन दे आर नॉट हैविंग authority over their own body. Then BIMSTEC foreign ministers meet और BIMSTEC क्या opportunities इंडिया के सामने रखता है? What are the opportunities that we have as compared to SAARC जो South Asian Association for Regional Cooperation है, South Asian countries की एक cooperative body है, एक regional organization है जिसमें पाकिस्तान भी है और यही वजह है कि SAARC काम नहीं कर पाती इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट की वजह से। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है इसी रीजन में, बे ऑफ बंगाल रीजन में कंट्रीज के साथ रीजनल कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करने का इंडिया के पास ये मौका है, बिम्स्टेक। सो हम बात करेंगे इसके बारे में। देन इंडिया राइनो विजन 2020। इंडिया राइनो विजन 2020 अभी खत्म हुआ है एज वी आर इन 2021 नाउ। क्या टारगेट्स थे राइनो की कंजर्वेशन के लिए, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, और कितने अचीव हुए, कितने रह गए बायोडाइवर्सिटी के लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन नाटो टू एग्जिट अफगानिस्तान अलोंग विद अमेरिका। अमेरिकन फोर्सेस 9/11 को अफगानिस्तान छोड़ के चली जाएंगी। अफगान फोर्सेस के हाथ में सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, अफगानिस्तान की सरकार के हाथ में सारी जिम्मेदारी चली जाएगी। अमेरिका के साथ नाटो फोर्सेस भी अफगानिस्तान में आई थी जब इन्वेजन हुई थी आफ्टर द 9/11 अटैक ऑन अमेरिका, जिसके लिए ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार ठहराया गया था। उसके बाद अफगानिस्तान में क्या हुआ, वी हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस एज वेल। अफगान सिविल वॉर, कैसे सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, अमेरिका ने कब इन्वेड किया, रशिया ने कब इन्वेड किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द क्लाइमेट लीडर्स समिट। पैंडेमिक को सक्सेसफुल फाइट करने के बाद जो नेक्स्ट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमारे सामने होगा, जो ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस को खतरा पैदा करता है, दैट इज गोइंग टू बी द क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज के इंप्लीकेशंस हैं उनको फाइट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स कर रही हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोऑपरेशन हो रही है। एंड देयर वाज अ समिट, क्लाइमेट लीडर्स समिट, जिसमें सभी बड़े और इंपॉर्टेंट देशों के लीडर्स मिले। उन्होंने क्या कुछ बात की, क्या कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की, ये हम देखेंगे। देन नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन अगेन फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉर हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी। वी आर ट्राइंग टू ट्रांजिशन टू द फ्यूल्स विच आर क्लीनर। उनमें से एक ऑल्टरनेटिव, एक ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन। सो एक मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ऑन दिस हाइड्रोजन, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन रशियन स्पेस स्टेशन, रशिया इज गोइंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन। अभी तक दुनिया के पास एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहां पे रशिया भी एक पार्टिसिपेंट है। दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा है, वहां पे अपने अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजते हैं। Now Russia has said that they are going to have their own space station in a few years. So क्या प्लान है इसके बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। Then last thing that we are going to discuss is the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये लॉन्च की गई थी जब फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस किया गया था। अब इसको एक्सटेंड किया गया है बिकॉज दोबारा से लॉकडाउन लगे, क्योंकि हमारे पास सेकेंड वेव आ गई थी पैंडेमिक की और बहुत ही डेंजरस वेव थी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। एंड गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, गवर्नमेंट ने इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है सो दैट जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं या फिर जो सबसे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन हैं उनको एटलीस्ट बेसिक खाना मिलता रहे। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रिलेटेड टू दिस ओनली। सो इन टॉपिक्स के अंदर हम कुछ और चीजें भी डिस्कस करते हैं क्योंकि वी ट्राई टू टच बैकग्राउंड, some additional value will be provided so that एक holistic comprehensive सा issue cover हो हमारा, और उससे कुछ भी हमें लिखने के लिए या MCQ सॉल्व करने के लिए आ जाए तो हम अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। And to know more about the complete UPSC courses, you can call the student helpline numbers 8993-95,000 and 8993-96,000, और आप विजिट कर सकते हो launchpadeducation.in वेबसाइट और डिटेल्स लेने के लिए, जहां पे आपको बुक लिस्ट मिल जाएंगी, NCERT लिस्ट, बुक लिस्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एग्जाम्स। अगर आप अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू कैन वॉच दीज करंट अफेयर वीडियोस, you can get the book list from the website and you can continue your preparation from your homes as well. So after having discussed all these contents, now let us discuss all these issues one by one in detail. And if you wish to make notes, आप अपने भी notes बना सकते हो, or you can download the PDF if you don't have time.
So the first issue that we are going to discuss will be our National River Linking Project. As the name suggests, rivers को लिंक करने के लिए ये प्रोजेक्ट है. पिछले काफी डेकेड से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है. सो नाउ व्हाई दिस इज इन करंट? दिस इज इन करंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एक सब्सटैंशियल कंक्रीट प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने का प्लान किया गया है. So now the project has been undertaken that Ken और बेटवा rivers, these are going to be connected. केन और बेटवा ये दो नदियां हैं. इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों के बीच में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है. What they are going to do is they are going to transfer the surplus water from the Ken river, which is in Madhya Pradesh, to the deficit बेटवा रिवर. तो बेटवा नदी में पानी की कमी है और केन रिवर में पानी थोड़ा सा सरप्लस है, ऐसा पुराने डाटा के मुताबिक कुछ प्रोजेक्शंस हैं. सो नाउ दे आर गोइंग टू सेंड द सरप्लस एडिशनल एक्स्ट्रा वाटर टू द बेटवा बेसिन. अब इससे होगा क्या? दो नदियों के बीच में एक कनाल बनाई जाएगी एंड बीच में आने वाला जितना भी एरिया होगा उनको भी पानी मिल पाएगा. वहां पे भी एग्रीकल्चर को पानी मिल पाएगा, इरिगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा. सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि क्यों हम रिवर्स को लिंक करने की बात करते हैं. दिस केन बेटवा प्रोजेक्ट, इट इज पार्ट ऑफ द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और ये प्रपोज करता है 14 हिमालयन नदियों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना और 16 जो साउथ इंडिया या विंध्या माउंटेन रेंजेस के नीचे वाला इंडिया है वहां की 16 पेनिनसुलर रिवर्स को कनेक्ट किया जाएगा विद 30 कैनाल्स. जो 30 कैनाल्स बनाई जाएंगी उससे इन रिवर्स को कनेक्ट किया जाएगा. एंड दिस प्रपोजल सजेस्ट्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इससे 87 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को ज्यादा पानी मिल पाएगा, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंच पाएंगी. ग्रीन रेवोल्यूशन उन एरियाज में आया था जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छे से डेवलप थी. पंजाब, हरियाणा और खासकर पंजाब का जो कैनाल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से बहुत अच्छा डेवलप हो चुका था. दैट इज वाई वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट किया जा सका क्योंकि वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज थी. अब बाकी जो देश के हिस्से हैं दे गॉट डिप्राइव्ड. वहां पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ पाई क्योंकि इन एरियाज में इरिगेशन की ही फैसिलिटीज नहीं थी और ये डिपेंडेंट हो जाते हैं बारिश पे. अगर किसी साल मॉनसून नॉर्मल नहीं रहेगा यानी ज्यादा बारिश आ जाएगी या कम बारिश आ जाएगी तो इन फार्मिंग कम्युनिटीज का नुकसान हो जाएगा. सो दैट इज वाई इन सब चीजों को इवन आउट करने के लिए दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड नाउ एंड दिस इनिशिएटिव इज हैविंग द स्टेटस ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट is going to pay 90% of the cost of this project. ये इंडिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होगा और इसे कंप्लीट करने के लिए 8 साल लगेंगे ऐसा एस्टिमेट है. 1980 से डिफरेंट रिवर्स को लिंक करने की बात चल रही है. केन बेटवा प्रोजेक्ट वाज आल्सो वन ऑफ देम एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लास्ट टाइम सीरियसली लिया था. उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से, कुछ उन कम्युनिटीज के कंसर्न की वजह से जिनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, जिनको अपने घर छोड़ के जाना पड़ेगा उन इलाकों से जहां पे ये कैनाल्स बनाई जाएंगी, इन सभी कम्युनिटीज के कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ाया गया. सो ये मैप है उन नदियों का जिनको एक दूसरे के साथ लिंक करने का प्रपोजल है. सो यू कैन सी ये हिमालयन रिवर्स हैं, इनको लिंक किया जाएगा उन एरियाज के साथ या उन रिवर्स के साथ जहां पे पानी की कमी है. This you can see that the river from the Himalayan region, it is being linked to the river in Gujarat. ये साबरमती नदी तक जाएगी और बीच में आने वाला सारा जो एरिया है जहाँ पे ये कैनाल बनाई जाएगी वहाँ पे पानी मिलेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेंगी. एंड सिमिलरली सारे देश के अंदर यही प्रपोजल है. अभी जो प्रेजेंट केन और बेटवा को लिंक करने का प्लान है, दिस इज द रीजन और ये है बुंदेलखंड इलाका. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये इलाका है जहां पे ये इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंचाने का प्लान है. सो ये फर्स्ट जो प्रोजेक्ट अंडरटेक किया जाएगा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं. दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू एनहांस द इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर स्टार्व्ड बुंदेलखंड रीजन in UP and MP, and it is going to facilitate groundwater recharge and reduce the occurrence of floods. अब जिन नदियों में पानी ज्यादा है, सरप्लस है, वहां पे फ्लड्स भी ज्यादा आते हैं. दैट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग. एंड इन फ्यूचर स्पेशली इन द हिमालयन रिवर्स, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर्स को मेल्ट करना बढ़ा देगा, वहां का पानी ज्यादा हिमालयन रिवर्स के अंदर आएगा और वहां पे फ्लड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे. नाउ टू सेंड वाटर इन दिस कैनाल बाय लिंकिंग द केन बेटवा, एक डैम भी बनाना पड़ेगा, दैट इज द धौधन डैम, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इरिगेट नियरली 6 लाख हेक्टेयर्स ऑफ
4 districts in Madhya Pradesh and 250,000 hectares in 4 districts of Uttar Pradesh. And this is going to provide drinking water supply to 41 lakh people in Madhya Pradesh and 21 lakh people in UP. So very clearly इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है. हालांकि अभी तक कोई भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुई है जिससे हम ये बता सकें कि ये सारा डाटा जो है दैट इज प्रिसाइज. सो व्हाट विल हैपन टू द पीपल ऑफ दिस रीजन, इट इज नॉट वेरी क्लियर. इस पे बहुत अच्छे तरीके की रिसर्च नहीं हुई है. पीपल आर हैविंग कंसर्न्स क्योंकि जहां पे ये डैम्स बनाए जाएंगे वहां पे पानी भरेगा और वहां के लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा. देन अगेन जहां पे ये कैनाल बनाई जाएगी उसके लिए खुदाई होगी, 2 नदियों को जोड़ा जाएगा, वहां से भी काफी लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ेगा. एंड वी नो दैट इन द पास्ट जहां भी डैम्स बनाए गए हैं वहां के लोगों को बहुत अच्छे से रिहैबिलिटेट नहीं किया गया. सो इन सिटीजन्स के अंदर ये डर है कि इनको रिहैबिलिटेशन नहीं मिलेगी एंड दे विल बी डिस्प्लेस्ड. एंड दिस एक्साइटमेंट which we can see in the planners and politicians, this is missing on the ground. लोगों के बीच में ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है. They are scared what will happen to their future. Then the next concern is related to the biodiversity. ये इलाका एनवायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो 12,500 हेक्टेयर्स लैंड सबमर्ज होगी इस प्रोजेक्ट के कारण, उनमें से 9,000 हेक्टेयर्स दे आर कैटेगराइज्ड एज फॉरेस्ट लैंड. तो ये जंगल का इलाका है. वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट ऑलरेडी, और इससे हमारा काफी बड़ा इलाका जो अभी फॉरेस्ट लैंड है वो कम हो जाएगा. एंड देन द वेरी फेमस पन्ना टाइगर रिजर्व, जो टाइगर कंजर्वेशन का जो इंडिया ने सक्सेस रचा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ये टाइगर रिजर्व्स. एंड पन्ना टाइगर रिजर्व्स, इसका एक काफी बड़ा हिस्सा वो भी पानी के नीचे आ जाएगा व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरटेक दिस केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट. एंड देन this project is going to destroy around 7 lakh trees. 7 लाख पेड़ बर्बाद हो जाएंगे. So जब आप पुराने 7 लाख पेड़ बर्बाद कर देते हो and if you are planting 7 lakh new trees, तो वो नए पेड़ इतना कार्बन फुटप्रिंट खत्म नहीं कर पाएंगे जितने पुराने ट्रीज कर सकते हैं. So that is one issue. And we know whenever such so called development projects are undertaken, उसमें जो भी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है उसकी रिहैबिलिटेशन असल में नहीं होती है. सो ये कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के कंसर्न्स हैं. देन केन रिवर में सरप्लस पानी है या नहीं, इसी के बारे में कंफ्लिक्ट है. पीपल आर नॉट श्योर. दे से दैट दिस डाटा इज अनरियलिस्टिक एंड केन रिवर इट इज नॉट अ पेरेनियल रिवर. ये हमेशा नहीं बहती है. सो इसमें ऑलरेडी पानी की कई बार बहुत कमी हो जाती है जब बहुत अच्छे से बारिश वगैरह नहीं आती इस इलाके में. सो हाउ कैन यू से दैट केन रिवर इज हैविंग सरप्लस वाटर. और अगर लिंक कर दिया जाए सरप्लस वाटर हो भी और उसका इम्प्लीकेशन ऐसा हो कि केन नदी में भी पानी की कमी हो जाए. सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू बेनिफिट द पीपल बाय ज्वाइनिंग दीज रिवर्स, ऐसा ना हो जो पुराने इलाकों में रिवर चल रही थी उसका ही फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, और नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होने की वजह से इन लोगों को भी इरिगेशन फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, इन सब चीजों के लिए प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े. सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट. Then another difficulty, it will be that cane flows 60 to 70 feet lower than the Betwa. So पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाएगा because of gravity. And this is our next concern कि केन नदी जो है वो 60-70 फीट नीचे बहती है as compared to बेटवा. और इसलिए अगर आपको पानी नीचे से ऊपर भेजना है you will have to pump the water. और जो हम डैम बना के 130 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे उसका 30% हिस्सा तो इस पानी को नीचे से ऊपर ले जाने में ही खर्च हो जाएगा. So how feasible, how financially profitable this project is going to be. और इसके social cost भी हमने देख लिए कि काफी लोग displace होंगे, which is not a very good thing. So these are some of the issues that Government of India needs to iron out before this project is undertaken. Otherwise दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे प्रोजेक्ट्स जब किए गए तो उनकी डैमेजेस को रिपेयर करने में उससे ज्यादा पैसा लग गया जितना उस प्रोजेक्ट पर लगा था. ऑस्ट्रेलिया की कुछ रिवर्स हैं जहां से हमें ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं. एंड हेंस वी नीड टू बी वेरी क्लियर. साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद ही हमें इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए. सो वी शुड हैव वेरी क्लियर, वेरी लॉजिकल, वेरी साइंटिफिक, रिसर्च बेस्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. एंड देन वी हैव ऑल्सो नॉट गॉट ऑल द क्लियरेंसेस. सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उसने भी कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं अबाउट दिस प्रोजेक्ट. एंड हेंस द बेनिफिट्स दे डू नॉट सीम सर्टन and they are far outweighed by the costs. और अगर problem is of lack of water, lack of irrigation facilities, तो उसके और भी बहुत सारे
सॉल्यूशंस हैं जिनको एक्सप्लोर किया ही नहीं गया है, सच एज वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं लाइक स्टेप वेल्स, लाइक बाउलीज, इन सबको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ लैक ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन और फॉर ड्रिंकिंग, एंड दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अगला हमारा इशू होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो नक्सलवाद या नक्सलिज्म, इट इज वन ऑफ द इंसर्जेंसीज दैट इंडियन स्टेट इज फेसिंग। सो सिंस इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट कुछ डिफरेंट इंसर्जेंसीज फेस कर रही है, कुछ पे इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल द पंजाब इंसर्जेंसी, दैट इज वन एग्जाम्पल जहां पे दोबारा से हम पीस एस्टैब्लिश कर पाए हैं। ऐसी एग्जाम्पल्स हमें रेयरली मिलती हैं। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी सबसे पुरानी इंसर्जेंसी है, द नागा इंसर्जेंसी, दैट इज गोइंग ऑन, देन कश्मीर इंसर्जेंसी, दैट इज गोइंग ऑन, और तीसरा हमारे लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एंड यू कैन ऑल्सो नो अबाउट दीज पंजाब इशूज, the oldest insurgency, Naga insurgency, in the videos that we have created on these issues. इन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी अप्रैल मंथ में 20 पैरामिलिट्री सोल्जर्स को मार दिया गया। माओवादियों ने, जिनको हम माओइस्ट बोलते हैं, जो नक्सलिज्म और इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ में सुकमा डिस्ट्रिक्ट में ये अटैक किया। छत्तीसगढ़ इज द रीजन जहां पे एक पॉकेट है जहां पे नक्सलिज्म सबसे ज्यादा स्ट्रांग है एट प्रेजेंट। इससे पहले इट वाज वेरी स्ट्रांग इन ओडिशा, इन महाराष्ट्र, इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट से तो हमने नक्सलिज्म को काफी वीक कर दिया है। छत्तीसगढ़ का सुकमा एरिया, बस्तर एरिया, ये कुछ रीजन्स हैं जहां पे लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन नक्सलाइट ग्रुप्स की। एंड नाउ 20 पैरामिलिट्री पर्सोनल्स दे वर किल्ड, व्हिच इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी ह्यूज नंबर गिवन द सिक्योरिटी सर्कमस्टांसेस। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। दिस वाज अ वेरी सीरियस अटैक ऑन द पैरामिलिट्री फोर्सेस। नाउ इन आवर सिक्योरिटी टॉपिक वी हैव लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्लियरली मेंशन्ड, वी हैव सिक्योरिटी फोर्सेस, एंड देयर इज another thing written, linkages of development and extremism। तो विकास की कमी की वजह से एक्सट्रीमिज्म होता है या नहीं होता है, या एक्सट्रीमिज्म को कम करने के लिए डेवलपमेंट कितनी हेल्प कर सकती है। So these are some of the things that you have to be aware about. And these Naxalites, they are still powerful enough to undertake such huge attacks. That is a very serious concern. So माओवादियों ने एक रोड की कंस्ट्रक्शन को डिसरप्ट करने के लिए ये अटैक किया। रोड कंस्ट्रक्शंस या ब्रिजेस को तोड़ना या मोबाइल टावर्स को तोड़ना, ये माओवादियों का बहुत रेगुलर फंडा है। व्हाई दे ट्राई टू डू दिस? बिकॉज अगर डेवलपमेंट आ जाएगी इन इलाकों में तो यहाँ का यूथ मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, वो जॉब्स ढूंढने लगेगा, वो एजुकेशन सेक्टर में आ जाएगा, एंड दे आर गोइंग टू नॉट बी अट्रैक्टेड टू दिस आइडियोलॉजी ऑफ नक्सलिज्म, दिस विशफुल थिंकिंग ऑफ नक्सलिज्म की एक ऐसी स्टेट बनाएंगे भारत सरकार को हरा के जहां पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, वी आर नॉट सेइंग लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, वी आर सेइंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। एंड जो रास्ता इन ग्रुप्स ने अपनाया है, दैट इज अ वायलेंट वे। दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। दे वांट टू फाइट द इंडियन स्टेट विद वेपन्स, व्हिच इज अ वेरी इलॉजिकल थिंग टू इवन थिंक ऑफ, बट दे आर ट्राइंग टू डू दैट। And abhi, the lack of road and telecommunication infrastructure in these remote areas, it is one of the reasons for the Maoists being able to use the terrain to their advantage. तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, एंड ऐसी इंसर्जेंसीज को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यू कैन नॉट आइडेंटिफाई बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द नक्सलाइट्स। सिमिलरली कश्मीर में भी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई who the terrorist is, because they wear clothes, they look like the common people only to hide themselves within the people. And चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, उनके पास एक सबसे जो पावरफुल हथियार होता है, दैट इज सरप्राइज। दे शॉक द फोर्सेस। दैट इज वाई आफ्सपा जैसे कुछ कानून भी इंप्लीमेंट किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा टू गिव स्पेशल पावर्स टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। अगेन देयर इज अ वीडियो ऑन आफ्सपा एज वेल, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमिंग बैक टू दिस एनकाउंटर, आफ्टर दिस एनकाउंटर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ हुई है, मेनली ये सीआरपीएफ की फोर्सेस हैं या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फोर्सेस हैं। As much as 175 security forces have been killed after the huge attack of 2010, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान एक ही अटैक में शहीद हो गए थे। So now this is a message that despite facing losses, despite losing its leadership even, Naxal groups, they are still powerful enough to strike very hard. They can still kill our forces. तो इसका कोई ना कोई solution तो ढूंढना पड़ेगा। So what is the solution?
दैट यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट। और ये साउथ छत्तीसगढ़ का हिस्सा है जहां पे फॉर्मिडेबल मिलिट्री थ्रेट हैं अभी भी। एंड गोइंग टू द बैकग्राउंड ऑफ दिस इशू, दिस माओइस्ट इंसरेक्शन, इट स्टार्टेड इन द 1970s और 2004 के करीब ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई थी। एंड दिस हैपेंड बिकॉज two prominent insurgent groups they came together, and as I told you, guerrilla driven militant movement, इनको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है and by force खत्म करना is very difficult. If we go to the Punjab insurgency, वहां पे by force insurgency को खत्म किया गया, जो सबसे बड़ा फैक्टर बताया जाता है दैट इज फोर्स। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि बहुत सारे इनोसेंट लोग फेक एनकाउंटर्स में मार दिए गए। अ लॉट ऑफ पीपल डिसअपेयर्ड, अ लॉट ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स दे वर आल्सो किल्ड। सो अ बेटर सोल्यूशन कैन बी डेवलपमेंट एंड डायलॉग। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे इनिशिएटिव्स करती है फॉर द people living in these tribal areas, in these remote areas. So government is trying to build schools, government is trying to provide jobs to the youngsters in these regions. यहाँ के लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस में लाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई नेक्सलाइट सरेंडर करना चाहे तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे वेलकम दैट। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज इनिशिएटिव्स, अपार्ट फ्रॉम दिस रोड्स आर बीइंग बिल्ट, मोबाइल टावर्स लगाए जाते हैं, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच पाए, वहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच पाए, वो लोग इंडिया को बेटर जान सकें, व्हाट इंडिया इज डूइंग इन द वर्ल्ड, हाउ इंडिया इज ग्रोइंग, इन सब चीजों को वो लोग जान सके। और इन सभी इनिशिएटिव के चलते दिस इंसर्जेंसी इट हैज बिकम वेरी वीकर एज इट वाज अ डेकेड अगो। जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वाज अ लीडर ऑफ दिस कंट्री, तो उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था दैट दिस इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट दैट इंडियन गवर्नमेंट इज फेसिंग। और तब से ही गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इस इशू को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी वीक नाउ। ये जो रेड कॉरिडोर हम इसको बोलते हैं, जहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्टिव रहता है, ये काफी छोटा हो चुका है। A lot of states are out of this red corridor, and now this violence it is being done so that state react करे, और जो माओइस्ट कार्डर्स मारे जाएंगे उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जाएगा कि कैसे स्टेट उनके साथ इनजस्टिस करती है, उनको टॉर्चर करती है, उनको ऑप्रेस करती है, और उससे कुछ नए लोग आके माओइज्म से जुड़ेंगे बिकॉज दे विल फील सिंपैथेटिक अबाउट दिस आइडियोलॉजी। But this is not working because government of India's propaganda machine is more powerful than the Maoist propaganda machine. And this is the area, this is the Bastar region. यहाँ पे सबसे ज्यादा heavy influence है Maoist forces की. And now the Indian state, it has realized that there cannot be military end to this conflict. मिलिट्री या फोर्स के जरिए नहीं इस कन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सकता, चाहे वो कश्मीर हो, नागालैंड हो। इन रीजन्स में भी इंसर्जेंसी नहीं खत्म हो पा रही है। इनफैक्ट ऐसी इंसर्जेंसी अफगानिस्तान में अमेरिका भी नहीं खत्म कर पाया। काफी सालों बाद अमेरिका इज ऑल्सो गोइंग आउट। सो द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन, द ओनली वे टू एंड सच इंसर्जेंसीज, इट इज टू रीच आउट द पीपल ऑफ दीज एरियाज, टू टेक डेवलपमेंट टू दीज रीजन्स। And that is what government of India and state governments they are trying to do. And these terror attacks, जो ये अटैक हैं, ये हुए हैं एक पीस मार्च के बाद। जो सिविल सोसाइटी, जो एनजीओज के मेंबर्स थे, उन्होंने एक पीस मार्च निकाला था कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो इन्होंने अपील की थी गवर्नमेंट से भी, स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस से भी, एंड माओइस्ट से भी, that you people should come on a negotiation table, and आपको बातचीत करनी चाहिए और इस वायलेंट तरीकों को बंद कर देना चाहिए। ऑल्सो द माओइस्ट दे कैन नेवर मैच द गवर्नमेंट्स रिसोर्सेज एंड प्रोफेशनल प्रोविस। सरकार और इतनी बड़ी स्टेट, इतनी पावरफुल कंट्री, अ न्यूक्लियर पावर, इवन कंट्रीज आर नॉट एबल टू डिफीट इंडिया। तो ये छोटे ग्रुप्स अगर ऐसा इमेजिन भी करते हैं दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी कैन ओनली कॉल देम अ वेरी विशफुल थिंकिंग, अ वेरी इलॉजिकल ड्रीम। सो दे शुड ऑल्सो कम टू द नेगोशिएशन टेबल। इनको भी बातचीत करके जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट के सामने रख के, जो ये अपने लोगों के लिए चाहते हैं, वो राइट्स, वो डिमांड्स मनवा के, दे शुड ऑल्सो ज्वाइन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एंड दैट इज व्हाट द रिकमेंडेशन ऑफ अ लॉट ऑफ वेल मीनिंग पीपल इज ऑफ ऑल दीज स्टेट्स which were once affected by Naxalism, like Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, Maharashtra. They all say that rapid economic development of this region alone could lure people away from extremist ideology. And the governments, they are implementing several developmental schemes, but इन schemes को हम उतना अच्छा नहीं execute कर पाए जितना हम कर सकते थे, and that is why they have helped only partially. Andhra Pradesh is an exception.
यहाँ पे डेवलपमेंट ने काम किया है एंड एज अ रिजल्ट द नक्सलिज्म it has ended in Andhra Pradesh. And then other recommendations are that local youth, they need to be inducted into the security forces. That will help fighting the extremists even better. क्योंकि इंसर्जेंट्स के पास हमेशा ये एडवांटेज रहती है दैट दे नो द एरिया वेल. उनको इस इलाके के बारे में, वहाँ के टेरेन के बारे में, पहाड़ों के बारे में, कहाँ छुप सकते हैं, कहाँ से अटैक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है एज कम्पेयर टू सिक्योरिटी फोर्सेस. बट नाउ सिक्योरिटी फोर्सेस हैव a lot of technological progress. For example, the unmanned aerial vehicles, drones, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. So now we can say that माओइज्म के कुछ गिने चुने दिन ही बाकी रह गए हैं. आंध्र प्रदेश ने ग्रे हाउंड्स के जरिए ये प्रूव किया था कैसे एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड सिक्योरिटी फोर्स माओइज्म को फाइट कर सकती है. बट ओवर डिपेंडेंस ऑन द सेंट्रल फोर्सेस इज ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव. तो जो ये ग्रे हाउंड्स थी जिसकी हमने बात की, ये आंध्र प्रदेश की अपनी फोर्स थी, स्टेट गवर्नमेंट की एक फोर्स थी. बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल गो टू सच आइडियोलॉजीज. क्यों लोग ऐसी आइडियोलॉजीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्यों उनको ऐसे आइडियाज प्रैक्टिकल लगते हैं? क्यों उनको ऐसा लगता है कि हम इंडियन स्टेट के साथ फाइट करके एक रिलीजन बेस्ड, एक आइडियोलॉजी बेस्ड या फिर एक ट्राइबल इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं? Now, economic deprivation is said to be a very big factor. जिन भी states में या जिन भी regions में insurgencies हुई, वहां की इकोनॉमी बहुत अच्छे हालात में नहीं थी. Then economic deprivation के अलावा religious fundamentalism, religion that is known to be an ideology कि अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए, it can hijack the thinking process of many populations. Then the romance attached to the Maoists is difficult to dislodge. The romanticism with which they think about their ideas that they will fight the Indian state and this revolution is going to succeed and then they are going to have their own country जहाँ पे जैसा वो चाहेंगे वैसा रूल होगा. ये रोमांटिसिज्म जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, इसको डिसलॉज करना बहुत मुश्किल चीज है. Then one must also realize that shared ideology and resources by like-minded groups, it boosts their capabilities. There are many other groups in different countries जहाँ से माओइस्ट को भी सपोर्ट मिलती है, हथियार मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं. सो ये सपोर्ट भी उनको कंटिन्यू करने के लिए मदद करती है. सो दैट वाज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन की है. Since this is an important issue for your internal security, if you want us to make a detailed video on left-wing extremism or all the security threats to Indian government, all the internal security threats, you can let us know in the comment section. Moving on to our next current affair, the Armenian genocide. Armenia ये एक country है और यहाँ पे एक genocide हुआ था, एक अर्मीनियन लोगों की मास लेवल्स पे किलिंग हुई थी. That was done by Turks और Ottoman Turks. Ottoman Empire था and these Turks, they killed a lot of Armenian people with the intention of ethnic cleansing. That means इस पूरी कम्युनिटी को ही खत्म करने की इंटेंशन के साथ एक जेनोसाइड हुआ 1915 में. और अभी the latest development and a very important one, especially for the people who suffered in this genocide, that is that America, उनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अर्मेनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसको एज अ जेनोसाइड रिकॉग्नाइज किया है. दैट इज अ बिग डेवलपमेंट है. और यूएस का जो ट्रेडिशनल अलाय है टर्की, उसको ये बात पसंद नहीं आई है. टर्क्स वर द पीपल हु आर एक्यूज्ड ऑफ दिस जेनोसाइड. आजकल अमेरिका के अपने नेटो अलाय टर्की के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं. एंड सिंस अमेरिका हैज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड द अर्मेनियन जेनोसाइड एज जेनोसाइड, टर्की अब और ज्यादा नाखुश हो चुका है. And this is a watershed moment for descendants of the hundreds of thousands of dead as he defied decades of pressure by Turkey. He here is American President Joe Biden. तो टर्की प्रेशराइज करता था अमेरिका को कि वो अर्मीनियन किलिंग्स को जेनोसाइड रिकॉग्नाइज ना करे, लेकिन अब जो बाइडेन ने कर लिया है. एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू यूज दिस वर्ड जेनोसाइड ऑन द एनिवर्सरी ऑफ दिस डे. एंड दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर अर्मीनियंस, द कंट्री अर्मीनिया एंड द एक्सटेंसिव डायस्पोरा. जो अर्मीनियंस दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में रहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. स्टार्टिंग विद उरुग्वे, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने 1965 में अर्मीनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया था. उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, रशिया, मेनी अदर कंट्रीज दे हैव रिकॉग्नाइज्ड. बट यूएस सबसे पावरफुल कंट्री से और टर्की की एक अलाय कंट्री से, एक फ्रेंडली कंट्री से
ऐसी रिकग्निशन मिलना इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर आर्मेनियंस एंड देयर एफर्ट्स, जो वो कई सालों से, कई डेकेड से कर रहे थे कि दुनिया भर में इस जेनोसाइड को रिकग्निशन मिले. And this genocide, the lesser known as compared to the Jewish genocide of the Second World War, this one, the Armenian genocide, it happened during the First World War. 1915 से 1917 के बीच में करीब 1.5 मिलियन अर्मीनियंस को मार दिया गया, 15 लाख अर्मीनियंस को मार दिया गया. एंड दीज वर द विनिंग डेज ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, एंड ब्रिटेन ने इसके साथ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी नहीं की थी. अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है तो एक खिलाफत मूवमेंट हुई थी. द डिमांड वाज टू ट्रीट द खलीफा, द कैलिफेट ऑफ दिस ऑटोमन टर्क एम्पायर इन अ डिसेंट मैनर even after he was defeated in the first world war. Now what is the definition of genocide, और क्यों अर्मीनियंस इतने एफर्ट्स कर रहे थे, क्यों टर्की कोशिश कर रहा था कि अर्मीनियन जेनोसाइड को एज अ जेनोसाइड रिकॉग्निशन ना मिले? So as per the Article 2nd of the UN Convention on Genocide, the definition of genocide is carrying out acts intended to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group. So उनको खत्म करने की इंटेंशन के साथ अगर कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, that is considered as genocide. Now Turkey has acknowledged that atrocities were committed. Turkey ये मानता है कि कुछ atrocities हुई थी अर्मीनियंस के खिलाफ, लेकिन इसे जेनोसाइड नहीं कहना चाहिए, ऐसा टर्की का पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड दे ऑल्सो चैलेंज दिस एस्टिमेट दैट 1.5 मिलियन पीपल वर किल्ड. दे से पीपल वर किल्ड, एट्रोसिटीज वर कंडक्टेड, बट दिस फिगर, दीज टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड, दे आर एग्जैजरेटेड, ऐसा टर्की गवर्नमेंट का मानना है. एंड नाउ अमेरिका हैज रिकॉग्नाइज्ड, तो टर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ स्टेटमेंट्स दी दैट इट डजंट हैव अ स्कॉलरली एंड लीगल बेसिस, nor it is supported by any evidence, then this statement will open a deep wound that undermines our mutual trust and friendship. We call on the US president to correct this grave mistake, ऐसा टर्की ने कहा. सो अर्मेनिया और टर्की से आते हैं अब साउथ एशिया की ओर, इंडियाज साउथ एशियन अपॉर्चुनिटी. Now this is an example of the kind of discussions that are expected in the answer writing of UPSC in the international relations section. From time to time ऐसे आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर में दिखेंगे जिसमें साउथ एशियन इंटीग्रेशन के बारे में बात होगी, जिसमें सार्क को एज अ सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में बात होगी. अगर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये काम कर जाए तो इंडिया को और इस रीजन की सभी कंट्रीज को बहुत फायदा हो सकता है. बट इंडिया और पाकिस्तान की जो एनिमोसिटीज हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनकी वजह से साउथ एशिया में रीजनलिज्म काम नहीं कर पाता. साउथ ईस्ट एशिया में रीजनलिज्म हैज बीन सो सक्सेसफुल दैट वी हैव सीन इन द आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका में है. यूरोपियन यूनियन, द मोस्ट शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ रीजनलिज्म इन द वर्ल्ड. ईयू ने इकट्ठा आके कितनी ग्रोथ की है, कितनी प्रॉस्पेरिटी यूरोपियन कंट्रीज के पास आई, वहां के लोगों के पास आई, दैट इज अनदर एग्जाम्पल. लेकिन साउथ एशिया अपने इन डिफरेंसेस को नहीं सेट असाइड कर सकता, इनको साइड पे रख के डेवलपमेंट के लिए नहीं काम कर सकता. दैट वी हैव सीन इन द पास्ट. सो इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर एनिमोसिटी, इट हर्ट्स रीजनलिज्म एंड साउथ एशियन ग्रोथ. अ फेयर पीस between India and Pakistan is not just good for the two states, but for all the nations in the South Asian Association. So different reports, for example, World Bank's report, Asian Development Bank's report, EU's report, they all conclude this, that there is explosive value to be derived from South Asian economic integration अगर ये regional organization बन जाती है. और यहाँ पे economic integration होती है. economic integration का मतलब यहाँ के कंट्रीज अपने बॉर्डर्स को गुड्स और सर्विसेज के लिए, पीपल टू पीपल मूवमेंट के लिए, कैपिटल की मूवमेंट के लिए, या यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं बिजनेस करने के लिए, अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचने के लिए, इन टैक्स एंड नॉन टैक्स बैरियर्स को अगर ये सारी कंट्रीज कम कर लेती हैं तो देयर इज एन एक्सप्लोसिव वैल्यू दैट कैन बी डिराइव्ड. सभी कंट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती हैं. एंड नाउ देयर इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय चाइना, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. इसके बारे में हमने अपनी पिछली मंथली करंट अफेयर वीडियोस में भी डिस्कस किया था. देन इन द इंडिया चाइना रिलेशंस, जो कंप्लीट इंडिया चाइना के रिलेशंस पर एक वीडियो थी, वो भी हमने डिस्कस की थी. उसमें भी हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डिस्कस किया था.
एंड नाउ दिस इनिशिएटिव इट कैन बी लिंक्ड टू सार्क। अगर साउथ एशियन इंटीग्रेशन हो जाती है, अगर यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाती है और उसको लिंक कर दिया जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, एंड देन इट कैन बी लिंक टू अनदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अगर ये सारे रीजन्स एक दूसरे के साथ भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो साउथ एशिया के लिए तो फायदा ही फायदा है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन ऑफ एशिया। एंड देन इंडिया can also take a lot of advantage. And a very small example is if you imagine India और पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए और यहाँ पे ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए, so all these states which are not having ports to export things like Jammu and Kashmir, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, ये सारी स्टेट्स पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सेंट्रल एशिया एंड इवन यूरोप, इन सभी रीजन्स के साथ ट्रेड कर पाएगा। एंड दैट इज the economic advantage of integration, economic integration. But South Asia is said to be one of the least integrated regions of the world. सबसे कम connections हैं यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करना, मूव करना is the most difficult in the world. And India being the largest country, इंडिया ही है जिसको लीडरशिप रोल लेना है इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और रीजनल इंटीग्रेशन करवाने के लिए। सो गिवन इट्स साइज एंड हेफ्ट, ओनली इंडिया कैन टेक द लीड in transforming a grossly underperforming region like South Asia. Collectively, this region has a population size of 1.9 billion people, and South Asia की जो total GDP है that is close to $12 trillion. So imagine this $12 trillion, it can go up multiple times अगर ये सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ मैक्सिमम ट्रेड करती हैं तो। ऐसा एग्जाम्पल हमें दिखाया है आसियान कंट्रीज ने, जब इन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की थी, इन्होंने अपने बॉर्डर्स पे जो इकोनॉमिक बैरियर्स थे उनको कम किया था, दे ग्रू अ लॉट, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई और इनकी तो पॉपुलेशन साइज यानी मार्केट साइज, इनकी जीडीपी का साइज, ये सब कुछ एज कंपेयर टू साउथ एशिया बहुत कम था। सो लेट्स कंपेयर दिस साउथ एशियन रीजन विद आसियान कंट्रीज। आसियान कंट्रीज दे हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 700 मिलियन, इट हैज अ जीडीपी ऑफ $9 ट्रिलियन एंड पर कैपिटा इनकम इज $14,000। नाउ पॉपुलेशन कम है, टोटल जीडीपी कम है, लेकिन पर कैपिटा दैट इज रीचिंग क्लोज टू चाइना। दैट शोज कि पर पर्सन डेवलपमेंट कितनी अच्छे तरीके से हो पाई है। एंड दैट इज द रीजन दैट कंट्रीज लाइक वियतनाम, ये इंडिया के कुछ सेक्टर्स को भी कंपटीशन दे रही हैं। सो वियतनाम अ वेरी अंडर डेवलप्ड कंट्री जिसने 70s 80s तक तो वॉर का सामना किया, दैट टू अमेरिकन वॉर, अमेरिकन इन्वेजन। नाउ वियतनाम हैज ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग। सो दिस इज द मोमेंट फॉर इंडिया टू थिंक बिग एंड एक्ट बिग। एंड इन सब चीजों के लिए पाकिस्तान के साथ पीसफुल रिलेशंस बेहद जरूरी हैं। हालांकि एक इसमें यह भी कंसर्न है कि पाकिस्तान इज नॉट विलिंग टू हैव गुड रिलेशंस। तो जब भी इंडिया स्टेप्स लेता है पाकिस्तान की ओर से और खासकर वहां की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की ओर से कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक या ऐसी चीज करवाई जाती है, दैट द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन पीपल दे गेट हर्ट, and as a result it becomes difficult for government of India to establish good relations with Pakistan. But this is very important for India's future, for economic prosperity. So India can use its relations with bigger countries जो पाकिस्तान के साथ काम करके उसे ये इंस्ट्रक्ट कर सकती हैं कि इंडिया के साथ रिलेशंस अपने अच्छे करो। फॉर एग्जाम्पल यूएई, अभी रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर साइन हुआ था एंड उसके बाद इंसर्जेंसी खत्म हो गई, उसके बाद फायरिंग होनी बंद हो गई एंड इट इज सेड दैट यूएई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस सीज फायर को साइन करवाने में। सो वी नीड टू थिंक अबाउट सम आउट ऑफ द बॉक्स डिप्लोमैटिक जेस्चर्स यूजिंग आवर रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, यूएई, ऑल दीज कंट्रीज जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। अदरवाइज अनदर डेंजर इज पाकिस्तान एंड चाइना, ये दोनों अगर हमारे साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रखेंगे, वी कैन ऑल्सो फेस अ टू फ्रंट वॉर विच इंडिया इज नॉट रेडी फॉर। सो वी नीड टू हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान, we need to make the SAARC organization work, and that is one way how we can become a $5 trillion economy जो इंडिया का सपना है, that we want to be a $5 trillion economy by 2025. Our next issue is the finance ministry's announcement that inflation target for the 5 years between April 2021 to March 2026 it is going to remain at 4%. सो ऑलरेडी जो पुराना हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है वो भी 4% ही था, प्लस और माइनस 2%. सो दैट मीन्स 4% इज द आइडियल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया. इट कैन गो अप टू
6% और इट कैन गो डाउन टू 2%। इससे ऊपर या नीचे अगर इन्फ्लेशन जाएगी तो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होगी। इन्फ्लेशन इन वेरी सिंपल टर्म्स इट इज महंगाई। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इन्फ्लेशन अगर 2% से कम चली जाएगी यानी महंगाई बहुत कम हो जाएगी तो ये इकोनॉमी के लिए बुरा क्यों है। नाउ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। दैट मीन्स अगर ग्रोथ हो रही है दैट मीन्स चीजों की डिमांड बढ़ रही है, तो जब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है उससे उनका प्राइस बढ़ जाता है। सो व्हेन द ओवरऑल इकोनॉमी इज ग्रोइंग the overall prices of the products and services they are growing, तो inflation भी बढ़ेगी। Similarly, when inflation goes too low, that means economy में demand नहीं है, and when there is very little or no demand in the economy, that is also not good for the economy because उससे क्या होगा, उससे expansions नहीं होंगी, उससे investments नहीं होंगी, नई jobs नहीं पैदा होंगी, and as a result that is also harmful for the economy. So there is always a certain level of inflation विच इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द इकोनॉमीज। तो यूरोपियन इकोनॉमीज के लिए वो डिफरेंट रहेगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए वो डिफरेंट है। एंड इंडिया का जो आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज पर द एक्सपर्ट्स इट इज 4%, और इसके आसपास रखने का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 years हमारा टारगेट सेम रहने वाला है 4% विद एन अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ 6% एंड अ लोअर टॉलरेंस लेवल ऑफ 2%। अगर इससे ऊपर या नीचे इन्फ्लेशन जाती है दैट मींस आरबीआई हैज फेल्ड इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी। और अगले 5 साल के लिए जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो इसी इन्फ्लेशन रेट के बीच में रहने के लिए काम करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी दैट मींस कितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में रखनी है। सो इफ द इन्फ्लेशन इज टू मच दैट मींस पीपल आर डिमांडिंग अ लॉट एंड पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ मनी सप्लाई, तो आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स लेगी, और उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा एंड दे विल स्टॉप डिमांडिंग और दे विल रिड्यूस देयर डिमांड्स एंड द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू कम डाउन। सो इस प्रकार से इन्फ्लेशन और ग्रोथ काम करती है एंड देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज टू मेंटेन दिस बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। सो ग्रोथ को बढ़ाना काम है आरबीआई का, लेकिन इतना भी नहीं कि इन्फ्लेशन ही बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे में क्या होगा, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं पॉपुलेशन के, जो सबसे गरीब तबका है, महंगाई की मार सबसे पहले और सबसे ज्यादा उन पर पड़ती है एंड वी कैन नॉट लेट दैट हैपन फॉर टू लॉन्ग। सो इसलिए आरबीआई को कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रोथ बढ़ रही है तो महंगाई जितनी मर्जी हो जाए आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोइंग टू इग्नोर दैट, ऐसा नहीं होगा। और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लेशन को लेके। फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है ग्रोथ की वजह से ही महंगाई हो। यू कैन इमेजिन अ सिनेरियो कि मॉनसून बहुत खराब हुआ है, सारे देश में सूखा पड़ गया और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थी, वो सारी खराब हो गई। तो इसमें क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड उतनी रहेगी जो खाने पीने वाली चीजें हैं उसकी। एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ सप्लाई फिर से महंगाई हो सकती है। नाउ दिस इज अ वेरी बैड फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन कि ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेशन नहीं हो रही, सप्लाई की कमी की वजह से इन्फ्लेशन हो गई है। सो दैट कैन ऑल्सो बी सिनेरियो। तो आरबीआई को टाइम टू टाइम, उस टाइम पे क्या सिचुएशंस हैं इकोनॉमी के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, इन्फ्लेशन किस वजह से है, इज इट बिकॉज ऑफ द फूड प्राइजेस, इज इट बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्राइजेस एंड सो ऑन, इस हिसाब से आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करनी होती है। नाउ दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक अनाउंसमेंट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, और इंडिया ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टार्ट भी अभी कुछ साल पहले ही की थी 2015 में। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में ऐसा एक टारगेट रहता है जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक काम करता है। इससे पहले इंडिया का कोई भी एक पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड इन्फ्लेशन टारगेट नहीं हुआ करता था। वी हैव स्टार्टेड द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रॉम 2015 एंड तब से हमारा यही टारगेट है 4% का। एंड इट इज वेरी गुड दैट आरबीआई ने नेक्स्ट 5 साल के लिए एक इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड कर लिया है, बिकॉज नाउ अगर इन्फ्लेशन प्रेजेंटली बहुत ज्यादा है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग थ्रू वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। सो इस टाइम पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि इन्फ्लेशन को जल्दी से जल्दी टारगेट पे लेके आना है। वी कैन डू दिस इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म एज वेल। अभी हमें जरूरत है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करें ताकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो। इंटरेस्ट रेट्स जब कम होंगे तो लोग आसानी से कर्जा ले सकेंगे, क्रेडिट ले सकेंगे। उससे क्या होगा, लोग ज्यादा चीजें डिमांड कर सकेंगे एंड अभी ग्रोथ बढ़ेगी। एंड दैट इज व्हाट वी नीड। कॉज ऑफ द पैंडेमिक आवर इकोनॉमी इट हैज कंट्रैक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। हमारी इकोनॉमी हिस्टोरिकली पहली बार इतनी ज्यादा कंट्रैक्ट हो गई है इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग। सो वी नीड टू फोकस ऑन
ग्रोथ एज ऑफ नाउ, इन्फ्लेशन अभी अगर ज्यादा अपर लेवल्स पर भी रहती है, दैट इज ऑल्सो फाइन। सो ये बेनिफिट है कि हमने नेक्स्ट 5 साल के लिए एक सर्टेनिटी दे दी है इंडस्ट्री को भी कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो टारगेट करेंगे 4% की इन्फ्लेशन को। एंड एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन आवर इकोनॉमी, तो अभी 2020 में इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं, दिस हैज गॉन पास्ट 6%। सो अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में वी आर नॉट पैनिकिंग, बिकॉज अभी हमारे पास 5 साल का टाइम है कि हम टारगेट तक पहुंच जाएं। द आइडियल टारगेट इज 4%। एंड देन देयर वाज सम स्पेकुलेशन, ऐसी कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर गोइंग टू चेंज दिस टारगेट, इस टारगेट को बढ़ा के 5% या 6% भी किया जा सकता है, ऐसी कुछ स्पेकुलेशन थी। बिकॉज ग्रोथ अगर चाहिए, एज वी डिस्कस्ड, ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ दे गो हैंड इन हैंड, सो दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड। और इसीलिए ऐसी स्पेकुलेशन थी कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस करेगी ग्रोथ पे और इसकी वजह से इस टारगेट को चेंज किया जा सकता है, बट आरबीआई हैज नॉट डन दैट। एंड इट इज गुड फॉर द पुअर सेक्शंस ऑफ Indian population, because suppose the inflation target it was raised to 5% with a 2% tolerance level, so क्या होता उस केस में 7% तक इन्फ्लेशन चली जाती तो आरबीआई के लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं थी। अभी क्या होगा, 6% का जो मार्क है वो ब्रीच होगा, दैट इज अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ आरबीआई, तो उसको कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और इन्फ्लेशन वापस नीचे आएगी विद इन 2 to 6 बैंड ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट। तो ये थी हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज। इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इकोनॉमी, तो आपको सारे बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, बिकॉज इकोनॉमी के करंट अफेयर तब तक आपको डिफिकल्ट लगते हैं अंटिल योर बेसिक्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इन्फ्लेशन कैसे काम करती है, कैसे ग्रोथ और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करती है मनी सप्लाई को कम करने के लिए सो दैट इन्फ्लेशन कम हो जाए। दीज आर कंसेप्ट्स जो आपको बेसिक इकोनॉमी में कवर करने होते हैं। सो यू नीड नॉट वरी अगर आपको इन चीजों में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील होता है, इफ यू आर नॉट डन इट ऑलरेडी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इशू, दिस इज द रिवर्सिंग ऑफ द बैन ऑन द H1B वीजा। H1B वीजा ये इंडियंस का बाहर जाने के लिए टिकट थी, स्पेशली जो व्हाइट कॉलर जॉब्स करना चाहते थे आईटी सेक्टर में, वो इंडियंस H1B वीजा लेके अमेरिका जाया करते थे। एंड डोनाल्ड ट्रंप इस वीजा के ऊपर बैन लगा दिया था, बिकॉज ही वॉज एन एंटी इमिग्रेंट पर्सन, उनको इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए थे। ही फेल्ट दैट Indians, Chinese, all these people, they are stealing American jobs. हालांकि वो ये नहीं समझ रहे थे that these people were taking their good skill to their economy and they were contributing to their economy. So now US President Joe Biden, he has replaced Donald Trump's policy. तो उन्होंने क्या किया है, he has allowed this ban on H1B visa to expire. तो ये बैन एक्सपायर हो गया है बिकॉज उन्होंने दोबारा से इस बैन को नहीं लगाया। एंड दिस इज गोइंग टू ब्रिंग रिलीफ टू अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस, स्पेशली द IT वर्कर्स। अब वो जा सकेंगे अमेरिका। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्टिंग US जॉब्स फॉर अमेरिकन्स, दिस वाज द थ्रस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स पॉलिसी। एंड इन अप्रैल 2020 डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फाइनल ईयर में इस लीगल इमिग्रेशन पर एक 60-day हॉल्ट लगा दिया था। एंड ही पुट अ बैन ऑन द ग्रीन कार्ड इशुएंस एज वेल। सो सभी तरफ से इमिग्रेंट्स के लिए रास्ते बंद करने की कोशिशें की जा रही थी बाय डोनाल्ड ट्रंप। नाउ ही इज नो मोर द प्रेसिडेंट, and as a result people from across the world they can go into America, जिसको एक melting pot कहा जाता है, which has always been open to immigrants, because America जो country है वो बनी ही है immigrants के कारण। जो रेड इंडियंस, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे अमेरिका के, वो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। Most of the people you see, which you know as Americans, they are immigrants from Europe, and as a result this is a very important part of American culture to let this land of opportunity be open for everyone. डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां तक कि स्टूडेंट्स का भी अमेरिका आना डिफिकल्ट कर दिया था। He said that all those students who are enrolled in online programs, they need not come to America. So वो वहीं पे बैठ के अपनी पढ़ाई करें, वो अमेरिका ना आ पाए। ऐसे कुछ डिसीजंस इन्होंने लिए थे। एंड मिस्टर बाइडन, he has sought to nudge the broader immigration ethos of US back towards one that is consistent with the democratic values. वही एथोस लाने की कोशिश की जा रही है जो अमेरिका के ओरिजिनल एथोस थे, जिनके बारे में हमने बात की कि वहां की सोसाइटी का ये पार्ट है to let everyone come into America. And also these skilled workers, they are required by the American companies. ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं अमेरिका की लेबर फोर्स की। तो जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया भी था, तब सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं, सत्या नाडेला,
Microsoft के CEO and multiple other massive big companies, big tech companies of America, they criticized Donald Trump's policies. They started saying that Google is Google just because of these immigrants. It is not the Americans who are building these huge companies. It is the immigrants who are coming to this one place called Silicon Valley in America और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं. सो ये सभी जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का. एंड गूगल सीईओ सेड दैट इमिग्रेशन इट हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू अमेरिकाज इकोनॉमिक सक्सेस, मेकिंग इट अ ग्लोबल लीडर इन टेक. एंड ऑल्सो गूगल द कंपनी इट इज टुडे. स्पेस एक्स फाउंडर एंड टेस्ला फाउंडर एलोन मस्क, इन्होंने एप्पल सीईओ टिम कुक, इन सब ने क्रिटिसाइज किया था डोनाल्ड ट्रंप की उन पॉलिसीज को. सो नाउ फॉर्चुनेटली फॉर ऑल द इमिग्रेंट्स हु आर हैविंग दीज टेक्निकल स्किल्स, दे कैन गो टू अमेरिका यूजिंग दिस H-1B वीजा. वी डिस्कस दिस बिकॉज इंडिया एंड इट्स डायस्पोरा इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इशू, चाइना की डिजिटल करेंसी. तो चाइना ने एक अपनी डिजिटल करेंसी का पायलट ट्रायल स्टार्ट कर दिया है. नाउ सिंस बिटकॉइंस एंड अ लॉट ऑफ अदर क्रिप्टो करेंसीज दे आर इन न्यूज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इससे जुड़ी हुई सभी टेक्नोलॉजीज को जान लो, इससे जुड़े हुए गवर्नमेंट के इश्यूज को जान लो और कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट होगा इन करेंसीज का वो भी आप समझो. इंडियन सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने रिपीटेडली वार्न किया है दैट डू नॉट इन्वेस्ट इन बिटकॉइंस. दिस करेंसी इज वेरी अनसर्टन, बहुत वॉलेटाइल है और इसको कोई भी एसेट बैक नहीं करता. जैसे जो हमारी करेंसीज हैं, देयर इज गोल्ड रिजर्व्स एंड मेनी अदर फॉरेन एसेट्स which back our currencies. हमारी करेंसी की कुछ वैल्यू है not because of something is written on the paper, but because इन करेंसीज को कुछ बैक करने के लिए एसेट्स हैं सेंट्रल बैंक के पास. नाउ क्रिप्टो करेंसीज दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनीबडी. क्रिप्टो करेंसी कोई सेंट्रल बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रेगुलेट करती है, तो कब ये बबल बर्स्ट हो जाए nobody can tell, and it can send all the investors into a very bad phase if they are investing all their incomes in बिटकॉइन बिकॉज इट इज प्रेजेंटली राइजिंग. सो अभी गवर्नमेंट्स ने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ये जो सारा कंट्रोल है करेंसी का जो अभी गवर्नमेंट्स के हाथ में है, मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो आरबीआई कर देती है, मनी सप्लाई को कम करना है आरबीआई कुछ स्टेप्स ले लेगी. लेकिन अगर सभी बिटकॉइंस यूज करेंगे तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई इज नॉट गोइंग टू हैव कंट्रोल ओवर दीज करेंसीज. सो नाउ सेंट्रल बैंक्स दे आर स्टार्टिंग देयर ओन करेंसीज और चाइना ने स्टार्ट किया है पायलट ट्रायल, मतलब एक छोटे लेवल पे कोशिश एक्सपेरिमेंट किया जाएगा ऑफ देयर ओन डिजिटल करेंसी. सेवरल कंट्रीज आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द डिजिटल करेंसीज एंड चाइनाज रीसेंट ट्रायल्स इन सेवरल सिटीज, इट हैज प्लेस्ड चाइना अहेड ऑफ द कर्व एंड ऑफर्ड अ लुक इनटू हाउ अ सेंट्रल बैंक इशूड डिजिटल टेंडर में इम्पैक्ट द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए कि कैसे ये डिजिटल करेंसी वर्क करती है चाइना में. Officially, this currency is called the Digital Currency Electronic Payment or the Digital RMB. Renminbi, this is the currency of China. Yuan is also the currency of China. This is the digital version of China's currency. It can be downloaded and exchanged via an app. आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है और you can exchange this currency through that app. And this app is authorized by the People's Bank of China, the central bank of China. Then China is among a small group of countries which are doing these pilot trials and other countries include Sweden, South Korea, Thailand. तो ये countries भी कोशिश कर रही हैं अपनी digital currencies गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड उनको लॉन्च करने की. एंड दिस इज नॉट लाइक ई वॉलेट्स, ये जैसे पेटीएम काम करता है वैसे काम नहीं करेगी, आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करने की जरूरत नहीं होगी. सो देयर इज नो थर्ड पार्टी दैट इज इन्वॉल्व्ड. Now, while using this currency, users का experience same रहेगा, लेकिन there will be a legal backing. So the difference here is going to be the legal perspective. And the difference is that this is a legal tender guaranteed by the central bank, जो बाकी digital currencies के case में नहीं है. And this is not a payment guaranteed by a third party operator. And then the big thing is that this currency is going to use the near field communication technology. You might have used your debit cards by touching your debit cards with the POS machine. So ये near field communication technology का इस्तेमाल होता है, इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती. So this Chinese digital currency, it is going to use near field communication and they are not going to use the internet connectivity. And also unlike the non-bank payment platforms that require users to link bank accounts,
दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द चाइनीज डिजिटल करेंसी। आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ इस करेंसी को लिंक नहीं करना है। दिस कैन बी ओपन्ड विद अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अ पिन। With that, you can start using this digital currency after downloading the app. Now, China ने इसलिए भी लॉन्च की है because China is trying to control these very big tech giants. Alibaba, Alipay, Tencent, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी जो कंपनीज हैं, ये अभी रिसेंटली चाइनीज सरकार के खिलाफ कुछ बोलती थी। एंड चाइनीज स्टेट विच इज अ डिक्टेटरशिप, दे डोंट अलाउ पीपल टू स्पीक एनीथिंग स्लाइटली अगेंस्ट द स्टेट। तो अगर ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मालिक हैं ये चाइना के अगेंस्ट कुछ करते हैं, इन दैट केस चाइना की जो करेंसी है या इकोनॉमी है दैट कैन सफर। एंड इसी को रोकने के लिए चाइना अब अपनी सरकारी डिजिटल करेंसी लेके आएगा। सो वाइल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स दे हैव हेल्प्ड टू फैसिलिटेट commerce in China, they have placed much of the country's money into the hands of these few technology companies. And that is the objective of China's sovereign currency, to maintain financial stability if something happens to these digital currencies which are in the hand of private sector. Chinese regulators, they have also viewed the rise of cryptocurrencies warily. So they are not very happy with the rise of cryptocurrencies, और कैसे वो चाइना की सरकार की अथॉरिटी को वीकन कर सकती है ये अभी श्योर नहीं है। सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सच सिनेरियोज एज वेल। देन इन द एरिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एक काफी इंपॉर्टेंट विजिट इंडिया में हुई। ये थी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की विजिट। रशियाज फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव, ही विजिटेड न्यू दिल्ली एंड दोनों के बीच में कुछ प्रोग्रेस हुआ रिलेशंस को लेके, लेकिन कुछ ऐसे साइंस भी देखने को मिले जिससे हमें लगता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस, जितने हिस्टोरिकली अच्छे रिलेशंस इंडिया और यूएसएसआर के थे एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इंडिया और रशिया के थे, उतने अब नहीं रहे हैं। रशिया इज नॉट अ वेरी पावरफुल इकोनॉमी नाउ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1990s, एंड अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑल्सो चाइनीज ग्रोथ को, चाइना की एक्सपेंशनिज्म को, चाइना जो छोटी कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया को थ्रेटन करता है, उसको काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया को बड़ी पावर्स का साथ चाहिए। और चाइनाज एनिमी इज अमेरिका एज वेल, एंड अमेरिका एंड इंडिया दे आर वर्किंग टुगेदर अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज टू काउंटर चाइना। सो नाउ बिकॉज वी आर गोइंग क्लोजर टू द अमेरिका, रशिया इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ये भी एक कारण है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं जितने एक समय तक थे। नाउ इंडिया रशिया टाइज, दे आर सीइंग सम साइंस दैट दीज टाइज आर बीइंग टेस्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फॉरेन मिनिस्टर की विजिट रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की विजिट की प्रिपरेशन के लिए किया गया था, विच इज एन एनुअल समिट। हर साल इंडिया और रशिया के हाईएस्ट लेवल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड रशियन प्रेसिडेंट। एवरी ईयर वी हैव एन एनुअल समिट दैट शोज how important this relation is. So on the bilateral front, the countries, they made progress on strategic cooperation in the energy sector, nuclear sector, space sectors, and there were talks on the free trade agreement with the Eurasian Economic Union. So Eurasian Economic Union, you can see this is like the European Union या फिर SAARC या फिर Association for Southeast Asian Nations। उसी तरीके से Eurasian Economic Union is another economic union between the Central Asian, East European, Middle Eastern countries. So ये कुछ areas हैं जो Eurasian Economic Union का हिस्सा बन सकते हैं। You can see the biggest power here is Russia. So Russia, Belarus, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो अभी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हिस्सा है। हालांकि इट हैज नॉट टेकन ऑफ एज इट शुड हैव। अभी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इस एरिया में नहीं हुई है। नाउ इंडिया कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। नाउ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रशिया के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ अब बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब इंडिया के लिए दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज, बट इफ इंडिया इज पार्ट ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, तो रशिया के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस का इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान से होने वाले टेररिज्म को रोक सकते हैं। हम पाकिस्तान को एज अ ट्रेड ट्रांजिट रूट यूज कर सकते हैं टुवर्ड्स दीज रीजन्स जो अभी पाकिस्तान नहीं करने देता। सो इंडिया और रशिया के रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो अभी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रह गए हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। नाउ और कुछ डिस्कशंस हुई, फॉर एग्जांपल मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के बारे में डिस्कशन हुई है। वी डिस्कस द जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया मेड रशियन वेपन्स। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर अमेरिका वाज नॉट हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद अस, सो ज्यादातर जो इंडिया के पास वेपन्स हैं दे आर रशियन वेपन्स, और अभी हमें उनके स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं। वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स अदर कंट्रीज
एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू हैव आवर ओन डिफेंस प्रोडक्शन, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम अभी तक नहीं कर पाए हैं. सो वी आर इम्पोर्टिंग मोस्ट ऑफ आवर वेपन्स, और रशिया बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. अब इंडिया और रशिया ज्वाइंट प्रोडक्शन के बारे में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में भी प्लान कर रहे हैं. एंड इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू बाय इन $5 billion S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम. तो ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया रशिया से खरीदेगा, इस पे यूएस को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है. अमेरिका इज नॉट वेरी हैप्पी विद द कंट्रीज विच आर बाइंग दिस सिस्टम फ्रॉम रशिया. सो टर्की ने भी ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था और इंडिया ने ऑलरेडी इसकी डील साइन कर ली है. एंड वी आर गोइंग टू गो अहेड विद दिस परचेज बिकॉज अमेरिका और एनी अदर कंट्री इज नॉट गोइंग टू डिक्टेट इंडिया कि उसको कहाँ से क्या खरीदना है और उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी. लेकिन अमेरिका ने एक एक्ट पास किया है, वी कॉल इट काटसा, और द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट. तो वो सैंक्शंस लगा देते हैं जो भी रशिया से कुछ ऐसे मेजर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर उनको खरीदता है. सो वी आर टॉकिंग टू अमेरिका एज वेल कि इन सैंक्शंस को हमारे ऊपर ना लगाया जाए, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत जरूरी डिफेंस सिस्टम है. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड द चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर. तो ये कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया को रशिया के साथ जोड़ेंगे और बीच में बहुत सारी कंट्रीज के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बेटर होगी. नाउ लाइक द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना को सारी दुनिया से कनेक्ट कर देगा, चाइना के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को सारी दुनिया में लेके जाएगा, हमें भी अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए with all these regions, and these projects are very important. Then foreign minister of Russia, he praised the growing Russia-China ties. और हमारे जो foreign minister हैं मिस्टर जयशंकर, he was not very happy about it, obviously because इंडिया और चाइना के बीच में अभी प्रेजेंटली काफी महीनों से एक डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें चाइना ने अपनी फोर्सेस लद्दाख में भेज रखी हैं एंड बहुत महीने से काफी बड़ी टेरिटरी इंडिया की जो है वो चाइना के कब्जे में है. देन रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्वाड्रिलेटरल जो क्वाड ग्रुपिंग है उसको एशियन नाटो बोला. क्वाड ग्रुपिंग इज दैट ग्रुपिंग विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय द कंट्रीज टू काउंटर चाइना. फॉर एग्जांपल इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 कंट्रीज, इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्वाड. और क्योंकि ये एक एंटी चाइना ग्रुपिंग मानी जाती है, स्पेशली बाय चाइना एटलीस्ट, सो दिस इज बीइंग कॉल्ड एशियन नाटो बाय फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, which is not a very good thing for India. On Afghanistan as well, Russian push for bringing the Taliban into power sharing arrangement in Kabul. This was also not a very good news for India because Taliban has worked anti-India. You will see this in that Afghan civil war की history video, कैसे तालिबान इंडिया के खिलाफ काम करता रहा है जब वो पिछली बार सरकार में था. तो अगर उसको सरकार में लेके आने की बात की जाएगी, रशिया भी करेगा, so it will not be a very good thing for us. And it was the optics जो हमें देखने को मिला during this brief visit that was not very good because traditionally इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं जब वो विजिट करते हैं. इन दिस विजिट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग नहीं की, जो एक क्लियर साइन है कि अब उतने अच्छे रिलेशंस नहीं रह गए हैं. एंड देन आफ्टर इंडिया मिस्टर लैवरोव ही वेंट टू पाकिस्तान और वहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर को रिसीव किया. सो अगेन नॉट अ वेरी गुड थिंग. पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने बात की, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां से भी हम कुछ ना कुछ अच्छा निकाल सकते हैं. वी कैन गेन सम एडवांटेज आउट ऑफ दिस डायनामिक दैट इज इमर्जिंग इन दिस रीजन एज वेल, कि पाकिस्तान रशिया की बात सुनेगा बिकॉज पाकिस्तान के रिलेशन रशिया और चाइना के साथ अच्छे हो रहे हैं. बट फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि हमारे पास कुछ वेपन्स हैं, कुछ डिफेंस सिस्टम्स हैं जो रशिया से आए हैं और अभी तक रशिया उनको पाकिस्तान को नहीं बेचता था. सो समटाइम्स वी हैड दिस एडवांटेज. नाउ Russia has said that they were ready to strengthen Pakistan's counter-terrorism efforts with a supply of relevant equipment. अब पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म के नाम पे बहुत सारी कंट्रीज बहुत पैसे और वेपन्स देती रही हैं, एंड पाकिस्तान इज इन अ हैबिट ऑफ डाइवर्टिंग दीज aid, weapons and money in their war against India or in their proxy war against India. जो proxy war टेररिज्म के थ्रू पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ करता है, उसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये जो वेपन्स, डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान को रशिया देगा. सो नॉट अ वेरी गुड थिंग. सो ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर की विजिट के दौरान कुछ चीजें हमें देखनी थी. The next issue is the changes or the amendments made to the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. तो इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस किए हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है दैट दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड
in recognizing the rights of women. So this term is very important, rights of women. For this issue, rights of women is very important. But civil rights activists का कहना है that this is no giant leap, कि ये बहुत कोई बड़ी छलांग नहीं मार दी है when it comes to giving rights or strengthening rights of the women. So what is this issue all about? अब कुछ चेंजेस किए गए हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में. इन चेंजेस के मुताबिक अब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना और आसान हो जाएगा, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि इफ अ वुमन शी इज प्रेग्नेंट शी इज हैविंग कंप्लीट अथॉरिटी ओवर हर बॉडी. वुमेन को अभी भी पूरी तरीके से ये राइट्स नहीं है कि वो अपनी बॉडी के बारे में और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द स्टेट और फ्रॉम सम डॉक्टर फैसला ले सकें. सो अभी भी कुछ परमिशंस बाकी हैं, लेकिन क्या चेंजेस हुए हैं? द फर्स्ट वन, इट हैज अलाउड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक्स. 24 हफ्तों के बाद भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउ कर दिया है अमेंडमेंट्स ने, इफ देयर आर फीटल एनॉमलीज. जो गर्भ में बच्चा है, जो फीटस है, उसमें कुछ एनॉमलीज हैं तो. हाउएवर, इट ऑल्सो सेट्स द डिसीजन ऑन द शोल्डर्स ऑफ अ मेडिकल बोर्ड फॉर्म्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस. तो फिर से स्टेट गवर्नमेंट एक मेडिकल बोर्ड बनाएगी, वो बताएगा किसी भी वुमेन को that whether she can terminate her pregnancy or not. Now this is where the civil rights activists or the human rights activists or the women rights activists, they are not very happy about. अब कोई भी lady है, she is pregnant, whether she is single mother or she is married, and if she is not willing to have the child at that point of time, probably she thinks she cannot give a good life to the child at that point of time in life, इसने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, या कोई भी और रीजन हो सकता है. अब जबरदस्ती स्टेट इस कानून से औरतों को बताएगी कि इतने हफ्तों के बाद आपको परमिशन नहीं मिली है एंड यू कैन नॉट टर्मिनेट योर प्रेगनेंसी. इन दैट केस इमेजिन व्हाट विल हैपन टू द चाइल्ड. मे बी द कपल और द प्रेग्नेंट लेडी शी इज गोइंग टू अबैंडन दैट चाइल्ड, और वो चाइल्ड सारी लाइफ एक मेंटल बर्डन के साथ जिएगा कि उसके पेरेंट्स कौन है उसे पता नहीं. ही माइट हैव टू गो इनटू द ऑर्फनेजेस, और अनाथ आश्रमों में बच्चों के साथ बहुत सारे बुरी चीज़ें होती हैं, जो अभी पिछले 3-4 सालों में हमने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े केसेस देखे हैं जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे एंड देयर वर केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन सच ऑर्फनेजेस. सो यू कैन इमेजिन व्हाट कैन हैपन टू द चिल्ड्रन ऑफ सच प्रेगनेंसीज. देन another amendment to this act, it allows the termination of pregnancy until 20 weeks based on the opinion of one qualified doctor. तो 20 हफ्तों तक भी अगर आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो अब आपको एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत है या परमिशन की जरूरत है. बिफोर दिस देयर वाज अ नीड ऑफ परमिशन और कंसेंसस बिटवीन 2 डॉक्टर्स. तो ये चेंजेस हैं कि 2 डॉक्टर से अब एक डॉक्टर आपको परमिट करेगा कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या नहीं करना है. एंड स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, it thinks that this is a way forward, this is a progressive step. Then as per the amendment to this act, unmarried women can also terminate their pregnancy, and by replacing the word husband with the word partner, it for the first time takes the dialogue outside the confines of marital relationships that it was trapped in legally. So 1971 में ये एक्ट बना था, बहुत पुराना एक्ट था. We are slowly moving towards modern times. So this medieval thinking that a woman needs permission or a couple needs permission or only a married person can have pregnancy, so it is very illogical. आप ऐसा कानून तो बना दोगे, लेकिन सोसाइटी में ऐसी चीजें नहीं होंगी जो सिर्फ इस कानून के दायरे में आए. There will be unmarried pregnancies anyhow. So अब इस एक्ट ने कुछ चेंजेस लाके इसको समय के अनुसार यूजफुल बनाया है. And now see these very surprising, very shocking statistics. As per these numbers, number of unsafe and illegal abortions done every year are about 8 lakh. अब अगर ये एक्ट परमिशन नहीं देगा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की, तो ऐसा तो नहीं है कि कानून परमिशन नहीं दे रहा तो लोग अपनी सारी लाइफ चेंज कर लेंगे और वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर लेंगे. सो पीपल दे गो अंडरग्राउंड, दे स्टार्ट डूइंग इलीगल अबॉर्शंस, और एक ब्लैक मार्केट पैदा हो जाती है. लोग कानून को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं just to avoid a pregnancy, just to avoid a child at that stage of life when they are not willing to have a child. तो ऐसे देश में जहां पे करीब 8 लाख अनसेफ और इलीगल अबॉर्शंस हो रहे हैं, वहां पे कोई भी लीगल तरीका और सेफ तरीका प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए उसको वेलकम करना चाहिए. अब जितनी भी एक्सटेंशन हुई है, जितना भी ये एक्ट लिबरलाइज हुआ है, वी आर वेलकमिंग दैट. नाउ व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस एक्ट? जो
ये एक्ट के एडवोकेट्स हैं, जो इस एक्ट को सपोर्ट करते हैं, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है. दे से दैट दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट द सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस. अब आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, दैट इज द रीजन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, या फिर आप बेटी नहीं चाहते हो, दैट इज द रीजन टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी. अब सरकार तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती लोगों के इंटेंशंस क्या हैं, एंड द वे आर सेक्स रेशो and our child sex ratio, it is going down, and in some of the states and some of the very prosperous educated states, वहां पे सेक्स रेशियो बहुत बुरी है, क्योंकि वहां पे मेडिकल टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल, money is available, you can bribe the doctors and you can find ways to bypass the laws. So वहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंप्रूव करने के लिए भी आपको प्रेगनेंसीज को या फिर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस को रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी, और उसी के लिए ये एक्ट काम करता है, ये कहना है जो एडवोकेट्स हैं इस एक्ट के उनका. So the state, it needs to keep a watchful eye on anything that might allow the sex ratio to nosedive further. But now in the beginning हमने एक कीवर्ड पे बहुत ध्यान दिया था, that was right of the woman. Now a woman's agency over reproduction in a patriarchal society, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो या कोई भी पेट्रियार्कल सोसाइटी हो, वहां पे वुमेन की रिप्रोडक्शन पे कंट्रोल किया जाता है. वो कितने बच्चे पैदा करेगी ये फैमिली बताएगी, कब उसे बच्चे पैदा करने बंद करने हैं ये फैमिली बताएगी, उसे बेटा पैदा करना है इस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा उसके ऊपर. सो ऐसी सोसाइटी के अंदर एक वुमेन को अधिकार देना ओवर हर बॉडी, ओवर हर रिप्रोडक्शन, ओवर द डिसीजन दैट व्हेन शी वांट्स टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, व्हेन शी वांट्स टू हैव द चाइल्ड, ये कंप्लीटली एक वुमेन के हाथ में होना चाहिए. एंड वो ये कानून नहीं कर पाया, दैट इज द फेलियर ऑफ दिस अमेंडमेंट. And this law stops short of reimagining an issue at the heart of any debate on abortions, and the issue is a woman's agency over reproduction. तो ये दुनिया भर में ये डिबेट है. It is not exclusive to India. This issue is being debated in all the societies of the world. तो जो बहुत सारी मिडिवल माइंडसेट वाली सोसाइटीज होंगी, जैसे अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, वहां पे वुमेन आर नॉट गोइंग टू हैव एनी राइट ओवर देयर रिप्रोडक्शन. एंड देन द प्रोग्रेसिव सोसाइटीज लाइक अमेरिका, like the European societies, they are going to provide 100% right to the woman. And now we can see India is scale पे from medieval mindset to modern mindset, इस scale पे कहाँ पे खड़ा होता है, you can judge for yourself. Now the key dramatis personae here is the woman itself. That means the main character, the main person जिसको ये decision impact करेगा, जिसकी body में बच्चा है, जिसकी body पे negative consequences हो सकते हैं. She should have this right to decide whether to keep or abort a child. But that is not happening now. Instead, the law envisages the decision to be made by a board of specialists if an abortion is required after 24 weeks. तो 24 हफ्तों के बाद एक बोर्ड बनाया जाएगा जो ये डिसीजन लेगा कि क्या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या प्रेगनेंसी को रखना है. नाउ इनिशियली इन मेनी कंट्रीज ऐसे लॉज बनाए गए थे, उसका पर्पस था साइंटिफिक. While these old laws they sought to protect the life of a woman, तो एक लेडी की लाइफ को बचाने के लिए ऐसे कानून बनाए गए थे, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर नॉट हैविंग such sophisticated, such advanced medical procedures, but now we have such procedures that after many weeks also very safely pregnancies can be terminated. तो हमने साइंटिफिक एडवांसमेंट तो कर ली है, लेकिन हमारी मेंटल, हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो पाई है. एंड वी आर अमंग द वेरी फ्यू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो अभी भी ऐसी परमिशंस, ऐसे बोर्ड्स बनाती हैं और औरतों को बताती हैं कि क्या उनको प्रेगनेंसी रखनी है या फिर उसे टर्मिनेट कर देना है. सो दैट वाज आवर अमेंडमेंट टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टू द बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ये एक रीजनल ग्रुपिंग है उन कंट्रीज की जो बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं, एंड दिस इंक्लूड्स इंडिया. दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, एंड दिस वाज देयर 17th मीटिंग. ये 17th मीटिंग थी बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की. Now the foreign ministers of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, they met virtually. The purpose was to prepare for the summit, the BIMSTEC summit that is going to happen in a few months in Sri Lanka. ये कुछ members हैं BIMSTEC के, ये BIMSTEC countries हैं. This is Bay of Bengal, और Bay of Bengal के आसपास ही ये regional grouping बनी है. Now you can see this is Pakistan and this is South Asia. यहाँ पे ये सारी कंट्रीज हैं, ये साउथ एशिया का हिस्सा हैं, and these are also the part of South Asian Association for Regional Cooperation.
एज वी हैव डिस्कस्ड कि सार्क बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द राइवलरी ऑफ द टू बिगेस्ट कंट्रीज इन साउथ एशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो अब इंडिया के पास क्या ऑल्टरनेटिव है? इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव है कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन स्टार्ट करें, इनके साथ ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करें. यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड, पीपल टू पीपल मूवमेंट का ट्रेड, कैपिटल मूवमेंट का ट्रेड इजी बनाया जाए. एंड एज अ रिजल्ट ये रीजन जब ग्रो करेगा तो भी इंडिया की इकोनॉमी को बहुत सारा फायदा होगा. सो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बेसिकली इट इज लाइक एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान एंड स्टिल हैविंग अ रीजनल ग्रुपिंग टू कोऑपरेट विद, टू वर्क विद. So this was created as a grouping of 4 nations. पहले सिर्फ 4 कंट्रीज ने ये ग्रुपिंग बनाई थी, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. एंड द डिक्लेरेशन जिससे बिम्स्टेक बनाया गया था, इट वाज बैंकॉक डिक्लेरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997, इससे बिम्स्टेक बना था with 4 countries only, and the purpose was to promote rapid economic development. A BIMSTEC was expanded later to include 3 more countries, Myanmar, Nepal and Bhutan, and now we have these members that we have seen in this map. Now BIMSTEC is receiving special attention these days since Pakistan SAARC को work करने नहीं देता, and even China भी SAARC को work नहीं करने देता, and China also uses its influence with Pakistan to make SAARC not work, to make SAARC a failure. So BIMSTEC है हमारे पास एक alternative, and the goal of all these countries, it was stated in this meeting of foreign ministers, to head towards a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal region. And India ने कैसे SAARC को importance दी? In the first NDA government of Prime Minister नरेंद्र मोदी, तो उनकी जो फर्स्ट स्वेरिंग इन थी, जब वो शपथ लेने वाले थे पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने सभी SAARC कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट किया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान. लेकिन सेकेंड स्वेरिंग इन में जब दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बिम्स्टेक कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट किया, SAARC कंट्रीज के लीडर्स को नहीं इनवाइट किया. तो उन्होंने पाकिस्तान को एक्सक्लूड करना ही जरूरी समझा, क्योंकि इनिशियली जो भी उन्होंने एफर्ट्स किए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उससे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस नहीं सुधर पाए. डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने कोशिशें की हैं. डॉक्टर मनमोहन सिंह ट्राइड दिस, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी, उन्होंने बहुत बोल्ड तरीकों से कोशिशें की थी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को सुधारने की. लेकिन कुछ ऐसे डायनामिक्स हैं दैट पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, जो आईएसआई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर इंडिया के साथ रिलेशंस को सुधरने देगी तो उनकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी. सो पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक लीडर्स अगर चाहें भी तो भी वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस नहीं सुधार पाते. देन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बिम्स्टेक डिक्लेयर्ड द ड्राफ्ट फॉर द बिम्स्टेक चार्टर. एक चार्टर है, उसको अभी अडॉप्ट करना है. उसका जो भी ड्राफ्ट है, जो भी रफ काइंड ऑफ ड्राफ्ट, दैट हैज बीन क्लियर्ड बाय द फॉरेन मिनिस्टर्स. और अभी कुछ टाइम में जब भी उनकी मीटिंग होगी मेन लीडर्स की, बिम्स्टेक कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स हैं, वी विल ट्राई टू अडॉप्ट दिस चार्टर एंड मेक दिस अ फॉर्मल चार्टर. एंड देन अ स्टडी ऑफ जनवरी 2018 बाय फिकी, ये इंडिया की एक फेडरेशन है इंडस्ट्रियलिस्ट की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इनकी एक स्टडी ने क्या सजेस्ट किया है दैट बिम्स्टेक अर्जेंटली नीडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है? इससे अगर हमें बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है या उन्हें हमारे साथ करना है, तो आवर ट्रेड विल बी फ्री. इट विल बी फ्री ऑफ एनी टैक्स और नॉन टैक्स बैरियर्स. सो उससे ट्रेड आसान हो जाएगा. जब ट्रेड आसान हो जाएगा, जब टैक्सेस कम कर देंगे हम एक दूसरे की चीजों पे, तो वो चीजें सस्ती भी हो जाएंगी. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बाय दीज थिंग्स एट लोअर प्राइसेस. सो उससे ट्रेड और बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी सभी कंट्रीज में. तो इस तरीके से इन द लॉन्ग टर्म सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ अगर फ्रीली ट्रेड करती हैं, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आती है. और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए करीब 20 बार बातचीत हो चुकी है. एंड दिस इज गोइंग सिंस 2004. अब डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में दिस इज नॉर्मल. बहुत टाइम लग जाता है ऐसे हिस्टोरिक चार्टर्स को अडॉप्ट करने में, ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को वर्क कराने में. तो अभी कोशिशें जारी हैं एंड होपफुली वी विल हैव दिस चार्टर एंड वी विल हैव दिस फ्री ट्रेड एरिया एज वेल. नाउ बिम्स्टेक कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो बहुत अच्छे से अभी नहीं एस्टैब्लिश हो पाई है, बट वी हैव डन सम वेरी गुड वर्क इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR. अब मान लो सुनामी आ जाती है या फिर किसी कंट्री के अंदर अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से सुनामी आ गई इंडिया तक, श्रीलंका तक,
सो इन दैट केस आप एज अ रीजन ही फाइट कर सकते हो डिजास्टर्स के साथ और ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ। यू कैन नॉट फाइट इंडिविजुअली एज कंट्रीज विद सच डिजास्टर्स, क्योंकि इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डिजास्टर, फॉर एग्जांपल सुनामी, तो आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, ओशंस के अंदर कुछ डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे, एंड ये सभी कंट्रीज इन द रीजन ये मिलके ही कर सकते हैं। सो वी हैव डन सम गुड वर्क, वी हैव डन सब्सटैंशियल वर्क इन सिक्योरिटी। अपनी कंट्रीज को सिक्योर करने में हमने अच्छा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया है, काउंटर टेररिज्म पे, साइबर सिक्योरिटी पे, कोस्टल सिक्योरिटी पे वी हैव डन सम गुड कोऑपरेशन, द बिम्स्टेक कंट्रीज। बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एज वेल that a strong BIMSTEC, it presupposes cordial and tension-free bilateral relations among all its member states. वही जो सार्क का इशू था, वही चैलेंज बिम्स्टेक में भी है। अब इंडिया के रिलेशंस पिछले 8-10 सालों में they have not been very good with our traditional allies, like इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में कुछ खटास आई है। देन इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस काफी ज्यादा नोज डाइव कर गए थे बीच में ड्यूरिंग द प्रीवियस राजपक्सा रेजिम। देन बांग्लादेश म्यांमार के बीच में रिलेशंस में बहुत सारे इश्यूज हैं, प्राइमरली द रोहिंग्या मुस्लिम इशू। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, हालांकि हम अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स भी ले लेते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो हमने कुछ अच्छे सब्सटैंशियल इश्यूज को रिजॉल्व भी किया है, बट देयर आर सर्टेन टेंशंस दैट आर क्रॉपिंग अप। तो इंडिया बीइंग द बिगर कंट्री, हमें लीड लेने की जरूरत है, इवन बिम्स्टेक में भी, सार्क में भी। और अगर ये सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर जाती हैं तो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी। देन द नेक्स्ट चैलेंज इज चाइना, इट्स इंट्रूजन, इट्स इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन ऑल दीज कंट्रीज। जितनी भी छोटी एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो साउथ एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, सो चाइना की इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रही है। एंड एज यू नो, इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। सो चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है इंडिया के लिए। देन म्यांमार में जो डेमोक्रेसी खत्म हुई है अभी पिछले कुछ महीनों में, आफ्टर द मिलिट्री क्रैकडाउन, आफ्टर द मिलिट्री कू अगेंस्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर इंडिया स्पेशली। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं बिम्स्टेक को लेके, बिम्स्टेक को सक्सेसफुली ऑपरेट करवाने में। सो बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, सो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो थ्रू दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अनदर कीवर्ड इन योर सिलेबस इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सो इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा इशू रिलेटेड है एनवायरमेंट से, एंड दिस इज इंडियन राइनो विजन 2020। सो ये 2005 में एक विजन हमने देखी थी कि 2020 तक हम अपने राइनोज की पॉपुलेशन को इंक्रीज करके 3000 कर लेंगे। वन हॉर्न राइनो ये एक ऐसी स्पीशीज है विच वाज एंडेंजर्ड। इसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी, जैसे टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन सब चीजों पे हमने काम किया। वैसे ही इंडियन राइनो विजन थी, 2020 तक हमारा टारगेट था 3000 करेंगे। तो क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या मिस कर गए हैं हम, ये हम देख लेंगे। द प्लान टू स्प्रेड द राइनोसरस यूनिकॉर्निस, ये उसका साइंटिफिक नेम है वन हॉर्न राइनो का, across 4 protected areas beyond Kaziranga National Park, Orang National Park, Pobidora, it could not materialize। तो हमें बाकी एरियाज में भी वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन को बढ़ाना था, लेकिन ऐसा करने में हम फेल हो गए हैं। बट वी हैव अचीव्ड द टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ राइनोज टू 3000। 3000 हमने पॉपुलेशन कर ली है, लेकिन इनको डिफरेंट एरियाज में स्कैटर नहीं कर पाए हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। अब अगर एक जगह पे सारी स्पीशीज होगी, सारी पॉपुलेशन ऐसी वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना की होगी, वहां पे कोई बाढ़ आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कोई वोल्केनिक एरप्शन हो जाती है, तो होता क्या है कि उस एरिया में अगर सारी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो एक ही बार में सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, और वी कैन फेस अ सिचुएशन वेयर द पॉपुलेशन ऑफ सच एन endangered or vulnerable species it can go extinct। so इसलिए ये कोशिश की जाती है कि ऐसी populations को scatter किया जाए। now the translocation जहां पे ये कामयाब रही वो था मानस नेशनल पार्क, और इसका नतीजा क्या हुआ कि मानस नेशनल पार्क को दोबारा से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल गया 2011 में, जस्ट बिकॉज ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सक्सेसफुल हो पाई। देन देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ राइनोज इन एशिया। इंडिया में जो है दैट इज द वन हॉर्न राइनो और द राइनोसरस यूनिकॉर्निस। इसके अलावा जावन और सुमात्रन राइनोज भी एशिया में मिलते हैं। ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। Howsoever difficult you find such questions to memorize, but these are important. So Javan and Sumatran rhino, these are critically endangered,
और जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, जो इंडियन राइनो है, जो राइनोसरस यूनिकॉर्निस है, दिस इज वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एक्सटिंक्ट, ये कुछ कैटेगरीज हैं IUCN की रेड लिस्ट की। रेड लिस्ट काफी एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसके बारे में आपको कुछ और रिसर्च भी करनी चाहिए। रेड लिस्ट इट हैज द लिस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स विच आर एंडेंजर्ड। तो ये हमें एक टारगेट दे देती है कि आपको इन जानवरों को बचाने के लिए, इन जानवरों की पॉपुलेशन को कम या खत्म होने से बचाने के लिए काम करना है। देन अ फ्यू इयर्स बैक देयर वाज इन द न्यूज कि एक ऐसी स्पीशीज थी जिसकी लास्ट पॉपुलेशन, लास्ट 1 या 2 जानवर रह गए थे। दिस वाज इन अफ्रीका। इफ यू नो दैट राइनो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी आप कितना जानते हो कि रिसेंटली जो जानवर हमारे प्रेजेंट टाइम्स में एक्सटिंक्ट हो रहे हैं वो कौन से हैं। देन व्हाई आर दीज पॉपुलेशंस दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट? क्या कारण है? इनके जो हॉर्न्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं एंड इनकी एक ब्लैक मार्केट चलती है। सो इनके लिए, इनके एक हॉर्न के लिए इनको मार दिया जाता है। सो पोचिंग फॉर द हॉर्न्स और द हैबिटेट लॉस। अब इतनी पॉपुलेशन ह्यूमंस की बढ़ रही है कि उनके हैबिटेट्स, जानवरों के हैबिटेट्स, they are reducing, and as a result habitat loss. These two are the greatest threats to the survival of Asia's rhinos. जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो, you find out that there was evidence of rhinoceros in Indus Valley civilization as well. और इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से रीजन में रहती थी? ये रहती थी सप्त सिंधु यानी इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास, पंजाब रीजन में। तो राइनोसेरस 2500 BC के आसपास it was even in the Punjab region. Now you can see all the rhino population in India, it is concentrated only in the northeast. So this is an example of habitat loss कि हमने कुछ हजार सालों में इनका हैबिटेट इतना कम कर दिया कि वहीं पे सारी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है। The 5 rhino range nations in the world are India, Bhutan, Nepal, Indonesia and Malaysia. They all have signed a declaration. ये कौन सी declaration है? This is the New Delhi Declaration on Asian Rhinos 2019. अब इंडिया की डिफरेंट सरकारों को इस बात के लिए जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुली काम किया है इंडिया ने। टाइगर पॉपुलेशंस इंक्रीज की हैं, एलिफेंट पॉपुलेशंस इंक्रीज की हैं। वी आर ट्राइंग टू सेव द वल्चर्स, वी आर ट्राइंग टू सेव राइनोज। तो दिस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इज अनदर इंडियन इनिशिएटिव to protect the Asian rhinos. It was signed in 2019, so very recent thing. Next हमारा इशू है the exit of NATO, the North Atlantic Treaty Organization from Afghanistan. तो अमेरिका ने तो पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि 9/11/2021 को अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ के चली जाएंगी। जो इतने साल उनकी वॉर चली है अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट तालिबान, दैट हैज एंडेड एज पर अमेरिका। हालांकि तालिबान अभी बहुत पावरफुल है, खत्म नहीं हुआ है, उसकी सरकार खत्म कर दी थी अफगानिस्तान में अमेरिका ने, लेकिन तालिबान इट स्टिल कंट्रोल्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के फोर्सेस के पास सारा कंट्रोल चला जाएगा वंस यूएस अलोंग विद द नाटो फोर्सेस दे गो आउट ऑफ अफगानिस्तान। नाउ मोस्ट ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज और जो नाटो की कंट्रीज हैं, नाटो का पार्ट हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम अमेरिका के साथ ही अफगानिस्तान को छोड़ देंगे। एंड इन द Afghanistan, there are more NATO forces, around 7,000 of them, and there are only 2,500 American troops now. तो अमेरिकन ट्रूप से भी ज्यादा जो ट्रेनिंग का काम कर रहे थे, जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, दीज पीपल वर फ्रॉम नॉन यूएस कंट्रीज। और ये ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, जॉर्जियन and other NATO members, they were part of these NATO forces. So they were focusing on training and equipping Afghan security forces who are fighting the Islamist Taliban. अब तो अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट भी काफी पावरफुल हो रहा है आफ्टर देयर ट्रेडिशनल एरिया, जहां पे वो पहले से ऑपरेट कर रहे थे, उस एरिया से उन्हें हरा दिया गया था। एंड नाउ इस्लामिक स्टेट इज ऑल्सो यूजिंग अफगानिस्तान एज इट्स बेस। तो 2001 में जब तालिबान की सरकार को हरा दिया था, तब से अमेरिकन और नाटो फोर्सेस ये सभी अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी को फाइट कर रही हैं, लेकिन कंप्लीटली उसे नहीं हरा पाई हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दीज वॉर्स। गुरिल्ला वॉरफेयर, इसमें आप कंप्लीटली नहीं हरा पाते हो, स्पेशली व्हेन द पीपल हु यू आर फाइटिंग दे आर फ्रॉम दैट कंट्री इटसेल्फ। वो उस इलाके को, उस कंट्री को, वहां के टेरेन को ज्यादा बेटर जानते हैं। एक टाइम ऐसा था 2008 में जब नॉन यूएस ट्रूप्स बढ़ के 40,000 तक हो गए थे। नाउ दे आर रिड्यूसिंग एंड 9/11 को ये सारे अपनी कंट्रीज को वापस चले जाएंगे। एंड दिस इज अ वीडियो अफगान सिविल वॉर, यूएस तालिबान पीस डील, कंप्लीट हिस्ट्री। इस वीडियो में आपको सारा पता लग जाएगा कैसे रशियन इन्वेजन हुई, कैसे मुजाहिदीन्स डेवलप हुए अफगानिस्तान के अंदर, देन अमेरिकन इन्वेजन हुई 9/11 के बाद, और तब से क्या चल रहा है। 9/11
इट इज द सिंबॉलिक डेट। 20 साल पहले अमेरिका के ऊपर 9/11 को ही कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए थे। दैट वाज द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक ऑन अमेरिकन सॉइल डन बाय एनीबॉडी। ओसामा बिन लादेन वाज एलिजेड टू बी द मेन मास्टरमाइंड ऑफ दोज अटैक्स और उसको मार दिया गया था व्हेन बराक ओबामा वाज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एंड इन द कमिंग टाइम्स काफी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने वाली हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो आपको इस पे भी नजर रखनी है। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल। इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया के रिलेशंस इन साउथ एशिया, इंडिया की लीडरशिप इन साउथ एशिया, इन सब चीजों को इंपैक्ट करेगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अफगानिस्तान नाउ। अफगानिस्तान में डिफरेंट जो पावर्स हैं इंक्लूडिंग तालिबान, वो एक नई सरकार बना सकती हैं। चाइना, अमेरिका, रशिया, दे ऑल आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल दीज पार्टीज टू द नेगोशिएशन टेबल। और क्या फैसला होगा वो आने वाले टाइम में हमें पता लग जाएगा। Then the next important event that happened in the month of April was the Climate Leaders Summit. इस पे एक डिटेल वीडियो हमने क्रिएट की है एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन वॉच दिस क्लाइमेट लीडर्स समिट। इसमें हम क्लाइमेट चेंज के बारे में और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इससे रिलेटेड काफी कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू which is going to stay in current for many more years now. काफी सालों से ये करंट में है और काफी साल और ये करंट में रहने वाली है। Moving towards the end of our video and the last few issues that we are going to discuss, this one is a national hydrogen energy mission. तो इंडिया प्लान कर रहा है एक नया मिशन लॉन्च करने का, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। सो एज द नेम सजेस्ट कि हम जो अपने एनर्जी सोर्सेस हैं उसमें हाइड्रोजन को एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहते हैं। Why? Because hydrogen, it is one of the cleaner fuels. So India is going to join 15 other countries in the hydrogen club as we prepare to launch the national hydrogen energy mission. Global target जो है hydrogen energy production का, that is 1.4 million tons of green hydrogen by 2023. Presently, India is consuming around 5.5 million tons of hydrogen, and this is primarily produced from the imported fossil fuels. So like other energy sources, हम हाइड्रोजन के लिए भी डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पे। मोर देन 80% ऑफ आवर एनर्जी रिसोर्सेज दे आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द मिडल ईस्ट। एज वी गो इनटू द फ्यूचर, जो भी नए इमर्जिंग क्लीनर एनर्जी सोर्सेज होंगे उस पे हम बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहें, ये हम कोशिश करना चाहेंगे अब। दैट इज व्हाई इंडिया इज गिविंग अ वेरी हार्ड पुश टू द रिन्यूएबल एनर्जी। So this is a very revolutionary mission अगर इसको successfully implement किया जाए। Now this initiative has the potential of transforming transportation. The goal, it is to utilize one of the most abundant elements on earth, hydrogen, for a cleaner alternative fuel option. Hydrogen fuel is a zero emission fuel when burnt with oxygen. तो ये zero emission fuel है, बिल्कुल भी emissions नहीं करता है and this is what we need. फॉर फाइटिंग द क्लाइमेट चेंज हमें 2050 तक नेट जीरो एमिशंस तक पहुंचना है। दैट मीन्स जितनी हम कार्बन एमिशंस करेंगे उतनी ही सिंक भी है हमारे पास, उतनी ही नेचर के पास ताकत है उसे एब्जॉर्ब करने की, सो दैट द नेट एमिशन इज गोइंग टू बी जीरो। सो हाइड्रोजन फ्यूल और अदर क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स, this is precisely what we need. Then hydrogen fuel, it can be used for fuel cells और internal combustion engines, जो गाड़ियों में engines होते हैं। It is also used as a fuel for spacecraft propulsion. So इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पे काम करेगी। In 2030, according to this analysis by Council on Energy, Environment and Water, green hydrogen demand, it can be up to 1 million tons in India only, across application in sectors such as ammonia, steel, methanol, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी स्टोरेज। तो हाइड्रोजन की जो डिमांड है वो इन सभी सेक्टर्स में होने वाली है बाय 2030 और इन सेक्टर्स की ही डिमांड 1 मिलियन टन्स हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई वी नीड हाइड्रोजन इन द फ्यूचर और हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके अलावा सोलर एनर्जी में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। यू मस्ट रीड अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बारे में आप गूगल करके जरूर पढ़ो। कभी भी ऐसा कुछ करंट में होगा तो हम उसको भी डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे। So next, we are going to discuss the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, a very important initiative of Government of India. गवर्नमेंट स्कीम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में दिखते हैं, वेदर इट इज यूपीएससी और बैंकिंग, एसएससी, मेनी अदर मल्टीपल एग्जाम्स। अब जैसे ही लॉकडाउन हुआ था पैंडेमिक के दौरान, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस की थी वो की थी माइग्रेंट वर्कर्स ने। दिस सेक्शन, इट वाज नॉट इवन हैविंग फूड टू ईट एंड यू मस्ट हैव सीन कि करीब 10-15 दिन बाद माइग्रेंट्स बहुत दूर दूर तक अपने घरों की ओर चलना स्टार्ट कर गए। काफी लोग रास्ते में मर तक गए। दे वर नॉट इवन हैविंग सोशल सिक्योरिटी नेट जो उनको 1 महीने तक सस्टेन कर सके।
देन गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी, दैट वाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो मतलब अन्न तो उनको मिले, इसको इंश्योर करने के लिए ये लॉन्च की गई थी। यूनियन गवर्नमेंट, it announced that 5 kg of food grains would be provided to 80 crore beneficiaries under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana। तो 80 करोड़ इंडियंस, तो वी कैन से दैट जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं इंडिया की पॉपुलेशन के, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, चाहे वो हाउस होल्ड्स हैं विच आर लेड बाय सिंगल मदर्स विच आर नॉट हैविंग एनी मेल मेंबर हु इज अर्निंग। कुछ ऐसे भी घर हैं इंडिया में जहां पे सिर्फ बच्चे रह गए हैं। सो ऐसे सभी घरों को कवर करती हुई ये एक स्कीम थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इट वाज लॉन्च्ड इन मई एंड जून व्हेन मेनी स्टेट्स वर अंडर द कर्फ्यूज and high rates of COVID-19 infections had led to a slowdown in economic activity। So जो बहुत prosperous sections थे इंडिया की population के, जब भी कोई ऐसा क्राइसिस आएगा कुछ महीनों तक वो अपने आप को सस्टेन कर लेंगे। एंड हमने ये भी देखा था, जब ऐसा एक क्राइसिस हमें लग रहा था कि लॉकडाउन पता नहीं कितने लंबे चलेंगे, तो अमीर लोगों ने होर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, राशन जरूरत से ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया था एंड उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए थे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स कि कैसे जो गरीब तबका है उसके ऊपर डबल मार्क होती है। वन इज गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग देम, सेकंड इज दैट द richer households, they don't care about them enough। So this was a very important scheme for these 80 crore Indians। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री थी। जब ये लॉन्च हुई थी 2020 में, तो ये अप्रैल, मई और जून महीनों के लिए लॉन्च हुई थी। Then the scheme it aimed at providing each person who is covered under the National Food Security Act 2013। यूपीए सरकार ने जाने से पहले ये एक बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया था फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसमें जो फैमिलीज कवर्ड थी उन्हीं को कवर करते हुए एडिशनल 5 kg ग्रेन्स, दैट मींस व्हीट और राइस, एज पर द रीजन जहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये फ्री में दिया जाएगा। एंड इन एडिशन टू दिस 5 kg ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पीडीएस राशन की छोटी दुकानें होती हैं जहां पर गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन, अंत्योदय अन्न योजना, ऐसी स्कीम्स में कवर होने वाले लोग अपना राशन लेते हैं, वहां से ये एडिशनल फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हम जान लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक इनिशिएटिव। द एनएफएसए इट प्रोवाइड्स कवरेज ऑफ अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन and up to 50% of urban population, and they are entitled to receive subsidized food grains under targeted public distribution system, thus covering about 2/3 of Indian population। इंडिया का 2/3 हिस्सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का बेनिफिशियरी है, which is a very huge thing। The eligible persons are going to be entitled to receive 5 kgs of food grains per person per month at subsidized prices of 3, 2 and 1 per kg for rice, wheat and coarse grains। So 3 रुपए किलो पे चावल मिलेंगे आपको, 2 रुपए किलो पे आपको व्हीट मिल सकती है if you are a part of National Food Security Act beneficiary list। Now the Russian space station, स्पेस साइंस से रिलेटेड अप्रैल मंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था, दैट वाज द अनाउंसमेंट टू लॉन्च अ रशियन स्पेस स्टेशन। सो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उनके चीफ ने ये डिक्लेरेशन की दैट रशिया इज गोइंग टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2030। अभी जो स्पेस स्टेशन है वो दुनिया का कॉमन स्पेस स्टेशन है एंड वी कॉल इट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रशिया ने अनाउंस किया है कि 2025 में वो नोटिस दे देंगे कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देंगे and they are going to join their own Russian space station। पिछले 20 साल से different countries they have collaborated। These countries include America और उनकी स्पेस एजेंसी नासा, then Russian space agency Roscosmos, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA एंड कनाडा की स्पेस एजेंसी कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ये सारी कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज दे वर कोलैबोरेटिंग फॉर दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इट वाज लॉन्च्ड इन 1998 एंड दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे करीब 19 देशों के डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स रह चुके हैं। दे हैव स्पेंट सम टाइम, दे हैव डन सम रिसर्च इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड आफ्टर 20 years ऑफ ऑपरेशन नाउ रशिया इज गोइंग टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन। इवन चाइना भी ऐसी कुछ अनाउंसमेंट्स कर रहा है कि चाइना इज ऑल्सो गोइंग टू हैव देयर ओन स्पेस स्टेशन। द फर्स्ट ह्यूमन एक्सपेडिशन टू दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अभी तक वर्क कर रहा है, दैट वाज लॉन्च्ड on the Russian rocket Soyuz TM-31 rocket। The first crew it included NASA astronaut Bill Shepard, then Roscosmos से जो cosmonauts गए थे, they were Yuri Gitzenko and Sergei Kirkalev। They reached the station
in 2000 and they stayed there for several months. And the most important thing about this International Space Station is that 2000 से लेके अभी तक present times तक there has been human presence on this International Space Station. Total 240 individuals from 19 countries they have visited International Space Station और सबसे ज्यादा members थे अमेरिका से 151 astronauts from NASA. Now, every country is launching their own space stations. This brings us to a very important issue, that is militarization of the space. अब सभी जगह पर human beings and different countries they have fought with each other. Nuclear war भी हो चुकी है. Nuclear weapons have been dropped on Japan. Now the next thing is weaponization of the space. अभी ये कुछ concerns हैं कि different countries they are going to take their war to the space. तो China, America, they might be fighting in the space now. In future, Russia can also be one of the members. So international space को कैसे हम demilitarize रख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ agreements already हो चुके हैं, and this is going to be an emerging issue in the coming decades. So this was everything about the monthly current affairs from the April month. Do not forget to download your PDF file from the Launchpad Education Telegram channel. एंड ऐसी ही बहुत सारी करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए एंड उनकी अपडेट्स, उनकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए यू नीड टू प्रेस द बेल आइकन. यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते. You can also get some updates about the exams, about the content that is being uploaded on Launchpad Education from our Instagram and Facebook handles. उनका भी नाम है Launchpad Education. That was all for this video. Thank you for watching and have a great day.